So hello students, welcome back. So इस lecture में we'll be taking our discussion of inverse trigonometry forward. और this is lecture 5 और इस lecture में we would not be discussing any new theory. In fact जो lecture 1 से लेकर lecture 4 के अंदर हम लोगों ने basics of inverse trigonometric जहाँ पे हमने basic 6 inverse trigonometric functions के domain, principal range, graphs को पढ़ रखा है. And then we had studied the 6 properties. There are more properties to follow, but we have covered the basic 6 properties of inverse trigonometric functions. उनके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस लूंगा मैं इस लेक्चर के अंदर. और आप देखोगे कि इवन दो ऑल द क्वेश्चंस रिक्वायर द थ्योरी दैट वी हैव ऑलरेडी स्टडीड, पर उनके डिस्कशन के थ्रू आपका एक्सपोजर एक डिफरेंट टाइप ऑफ थॉट प्रोसेस पे लगेगा जो कि अभी तक थ्योरी में हो सकता है आपने ओवरलुक कर दिया होगा. आपने ग्राफ्स को, प्रिंसिपल रेंज ऑफ अ गिवन इन आईटीएफ फंक्शन को इतनी ध्यान से या इतनी डिटेल से नहीं देखा होगा जितना इन क्वेश्चंस के थ्रू आप देखोगे. So primarily I'll be taking close to around 20 to 25 questions. और ये सारे के सारे क्वेश्चन जो है पिछले 4 लेक्चर्स की थ्योरी पर बेस्ड होंगे. तो इफ यू हैव नॉट सीन दोज 4 लेक्चर्स, आई वुड सजेस्ट कि आप पहले उन 4 लेक्चर्स को देख लें. यू शुड हैव ऑल द थ्योरी इन फ्रंट ऑफ यू. यू शुड बी वेरी मच क्लियर विद ऑल द प्रॉपर्टीज दैट वी हैव स्टडीड, एंड देन यू सी दिस लेक्चर जहाँ पे आपको अराउंड 20 to 25 questions के through I'll give you an exposure of the kind of questions that are asked. So let us straightforward start with the first kind of question जहाँ पे मैं domain और range based questions लूँगा. So you already know the domain and principal range of our 6 basic ITF functions, but अब थोड़े से functions को होंगे तो वो ITF ही inverse trigonometric functions ही होंगे, पर थोड़े से complex होंगे. So let us start with the first. I'll give you a idea that मैं जो हर question का जो discussion होगा वो थोड़ा तेजी से लूँगा, so that we are able to cover more and more questions in this lecture. So अगर कहीं पे भी आपको कोई प्रॉब्लम हो या यू हैव टू रिवाइज, पॉज द लेक्चर, डू इट योरसेल्फ, है ना. बीच हो सकते हैं अगर कोई स्टेप्स को मैंने कट शॉर्ट करके स्ट्रेट अवे आंसर पे आऊँ तो यू शुड डू द इन बिटवीन स्टेप योरसेल्फ इन योर नोट्स. इन केस यू फाइंड एनी डाउट्स यू कैन राइट इन द कमेंट सेक्शन और यू कैन जस्ट मैसेज टू मी. सो जो पहला क्वेश्चन है वो है, जैसे मैंने कहा, वी हैव टू डील विद क्वेश्चन डीलिंग विद डोमेन. सो यू हैव टू फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन. So there are the first function is sin inverse of 3x plus 5, है ना. तो मैं दो क्वेश्चंस लिख देता हूँ. तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि आपको इस फंक्शन fx इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 3x plus 5 का डोमेन चाहिए. द नेक्स्ट इज fx इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ log ऑफ x टू द बेस 2. तो आप देख सकते हो ये दोनों ही क्वेश्चन मैंने लिखे हैं, उनमें साइन इनवर्स इन्वॉल्व है और आपको डोमेन निकालना है. अब आपको मालूम है, लेट अस टेक द फर्स्ट क्वेश्चन. डोमेन क्या होता है? वैल्यूज ऑफ x फॉर विच y इज डिफाइंड, या वो x की वैल्यूज जिसके लिए आउटपुट आएगा. अब यू ऑल नो दैट साइन इनवर्स ऑफ x जो हमारा बेसिक ITF इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन था साइन का, टू बी डिफाइंड जो x है वो कहाँ से कहाँ तक के बीच में होना चाहिए? -1 से 1 के बीच में होना चाहिए. जो साइन इनवर्स के अंदर की क्वांटिटी है वो कहाँ से कहाँ तक के बीच में होनी चाहिए? -1 से 1 के बीच में होनी चाहिए, क्योंकि अगर ये वैल्यू -1 से 1 के बीच में नहीं आएगी तो साइन इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा. सो यू कैन राइट अ हैशटैग दैट सपोज यू हैव साइन इनवर्स ऑफ समथिंग. सपोज यू हैव साइन इनवर्स ऑफ gx, साइन इनवर्स ऑफ gx. तो जो gx है दैट शुड लाई बिटवीन -1 से लेकर 1, क्योंकि अगर gx -1 से 1 के बीच में लाई नहीं करेगा तो साइन इनवर्स की वैल्यू नहीं आएगी, या इट वुड डज नॉट एग्जिस्ट. सो यूजिंग द सेम कंसेप्ट इन बोथ दीज टू पार्ट्स, बताइए पहले पार्ट का डोमेन क्या होगा कि 3x plus 5 जो साइन इनवर्स के अंदर की क्वांटिटी है दैट शुड लाई बिटवीन -1 से 1. अब हमें x के बारे में कमेंट करना है तो 5 थ्रू आउट सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ. तो सब्ट्रैक्टिंग 5 थ्रू आउट यू विल गेट दिस, है ना. +5 में से -5 कर दिया. व्हाट इज -1 -5? दिस इज -6. 3 व्हाट इज 1 -5? दिस इज -4, है ना. फ्रॉम हियर x का कोफिशिएंट 3 हटाने के लिए 3 से डिवाइड करेंगे तो -6/3 एंड दिस वुड बी -4/3. तो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू, दिस इज -2 एंड लेस देन इक्वल टू -4/3. तो हम कह सकते हैं फ्रॉम हियर x इज एन एलिमेंट ऑफ -2 से लेकर -4/3 एंड दिस इज योर डोमेन. दिस इज योर डोमेन ऑफ द फंक्शन. सो जैसे साइन इनवर्स x था और x -1 से 1 के बीच में होना चाहिए, उसी तरह से अब आप जनरलाइज कर सकते हो कि साइन इनवर्स ऑफ समथिंग हो तो समथिंग -1 से 1 के बीच में होनी चाहिए. अगर ऐसा होगा तभी साइन इनवर्स वुड बी डिफाइंड. लेट अस टेक द सेकंड क्वेश्चन, है ना. फेयरली इजी नाउ दैट वी हैव डिस्कस दिस. अब तो अगला क्वेश्चन बहुत ही सिंपल होगा. आपको थोड़ा सा लॉग की नॉलेज होनी चाहिए. सो यू हैव साइन इनवर्स ऑफ लॉग ऑफ x टू द बेस 2. अब अगेन सेम थ्योरी, साइन इनवर्स के अंदर की जो क्वांटिटी है वो -1 से 1 के बीच में होनी चाहिए. तो लॉग ऑफ x टू द बेस 2 शुड बी लाइंग बिटवीन -1 एंड 1. अब मैं आपको
थोड़ी बहुत चीज़ें ब्रीफली बता दूं, ये चीज़ आपने रिलेशन एंड फंक्शन में देखी होगी, और आज इस डिस्कशन में हम इनइक्वालिटीज़ को भी बहुत डिस्कस करेंगे। ये लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी है। अब आपको दिख रहा होगा ये लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी टू द बेस 2 है, टू द बेस 2 है ना। तो इसको हम एक्सपोनेंशियल के रूप में कन्वर्ट कर देंगे, और आपको मालूम होना चाहिए कि log x टू द बेस 2, log x टू द बेस 2 का जो ग्राफ होता है वो एक इंक्रीजिंग ग्राफ होता है, इंक्रीजिंग फंक्शन होता है ना। व्हाट डू यू मीन बाय इंक्रीजिंग फंक्शन? इंक्रीजिंग फंक्शन होने से क्या होगा कि मान लीजिए log x टू द बेस 2 की जो वैल्यू है वो 1 से छोटी है, तो मान लीजिए 1 यहाँ है और log x टू द बेस 2 की वैल्यू यहाँ है, तभी तो log x टू द बेस 2 छोटा है और 1 बड़ा है। तो 1 के करस्पॉन्डिंग जो इनपुट होगा, सपोज द इनपुट इज x1, और log x टू द बेस 2 के करस्पॉन्डिंग जो इनपुट होगा से इट इज x2, तो आप देख सकते हो कि अगर एक इंक्रीजिंग फंक्शन में आउटपुट इज ग्रेटर देन द सेकंड आउटपुट, तो इसको आउटपुट नंबर 1 मान लेते हैं, O1 और O2। अगर आउटपुट 1 इज ग्रेटर देन आउटपुट 2, तो उसके करस्पॉन्डिंग इनपुट भी ग्रेटर देन इनपुट 2 होगा। मतलब आप इस तरह समझ सकते हो कि इंक्रीजिंग फंक्शन में अगर आप फंक्शन को हटाते हो या फंक्शन को लगाते हो, द इनइक्वालिटी डज नॉट चेंज। वापस से बोल रहा हूं, फंक्शन को लगाते हो या हटाते हो, द इनइक्वालिटी डज नॉट चेंज। इसका क्या मतलब है कि जब ये जो स्टेटमेंट है धीरे धीरे आपको इस अगले 3-4 क्वेश्चंस में और अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। इनफैक्ट विल बी टेकिंग क्वेश्चंस ऑन इनइक्वालिटीज लेटर डाउन द लाइन, तो वहां पे और भी रीअफर्म हो जाएगा ये स्टेटमेंट जो मैं कह रहा हूं। पर आपको मालूम चाहिए log x टू द बेस 2 एक इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो इसलिए log हटाने के लिए जब आप एक्सपोनेंशियल लोगे तो ये बन जाएगा 2 की पावर 1 और बन जाएगा 2 की पावर -1, बिकॉज यू ऑल नो log ऑफ m टू द बेस n अगर a है तो m जो होता है वो n की पावर a होता है, तो 2 की पावर 1 और 2 की पावर -1 हो गया। एंड सिंस log टू द बेस 2 इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन, इसलिए इनइक्वालिटीज रिमेन सेम। जो अपर लिमिट है अभी भी अपर लिमिट रही, जो लोअर लिमिट है अभी भी लोअर लिमिट ही रही। अगर ये डिक्रीजिंग होता तो अपर लिमिट लोअर बन जाती और लोअर बन जाएगी अपर। जैसे कि अभी हम लोग cos इनवर्स x का ग्राफ देखेंगे। cos इनवर्स x का ग्राफ आपको याद होगा एक डिक्रीजिंग फंक्शन होता है। तो सारे बेसिक ग्राफ्स अपने सामने रख लेना इन द डिस्कशन हियर। वी हैव टेकन अ टोटल ऑफ 18 ग्राफ्स सो फार इन लेक्चर 4 तक। इनफैक्ट पहले 6 बेसिक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के ग्राफ, फिर प्रॉपर्टी जहां पे हमने कंपोजिट फंक्शंस देखे थे, साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स एंड साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स, वो वाली प्रॉपर्टीज के ग्राफ अपने सामने रख लीजिएगा। फ्रॉम हियर इट इज वेरी सिंपल, दिस इज 2 एंड दिस इज व्हाट हाफ। इसका मतलब x की वैल्यू हाफ से लेकर 2 के बीच में होनी चाहिए, मतलब x इज एन एलिमेंट ऑफ हाफ से 2। इज इट क्लियर? लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। फेयरली सिंपल है ना, मेक अ नोट ऑफ दिस। लेट अस टेक वन मोर क्वेश्चन। अब हम लोग लेते हैं 2 क्वेश्चंस साइन इनवर्स के ही और कॉस इनवर्स के, जहां पे हमें रेंज निकालनी होगी। अभी तक हम क्या निकाल रहे थे? डोमेन, है ना। तो आई गेस आपको रियलाइज हो चुका होगा कि डोमेन के क्वेश्चंस में हाउ वुड वी गो हेड। तो सपोज द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 2, यू हैव टू फाइंड द रेंज, you have to find the range of the function fx is equal to 2 sin inverse 3x plus 5 plus pi by 4, है ना। सेम टू सेम क्वेश्चन अभी हमने थोड़ी देर पहले ये वाला क्वेश्चन किया था, इसका डोमेन निकाला था, पर इस बार क्या निकालना है हमें? रेंज, है ना। तो ये पहला क्वेश्चन है, और एक और क्वेश्चन ऐड करता हूँ। एंड द सेकंड इज यू हैव टू फाइंड द डोमेन एंड रेंज बोथ। इस अगले वाले पार्ट में डोमेन एंड रेंज दोनों निकाल लेते हैं ऑफ fx is equal to 3 cos inverse of 3x plus 5 plus pi by 4 So let us see। सबसे पहला वाला क्वेश्चन का डोमेन तो हम ऑलरेडी निकाल ही चुके थे, इसलिए मैंने रेंज का ही पार्ट लिया है। तो आपके पास फंक्शन है 2 sin इनवर्स 3x plus 5 plus pi by 4, और आप ऑलरेडी पिछले क्वेश्चन में डोमेन कैसे निकाला था कि फॉर साइन इनवर्स टू बी डिफाइंड, जो उसके अंदर क्वांटिटी है 3x plus 5, वो कहाँ से कहाँ तक के बीच में होनी चाहिए? -1 से 1 के बीच में होनी चाहिए। तो उस हिसाब से डोमेन निकल गया था। अब हमें रेंज के बारे में कमेंट करना। रेंज का मतलब क्या होता है? ऑल दी आउटपुट्स, y की वैल्यूज कहाँ से कहाँ तक होंगी, रेंज ऑफ द फंक्शन कि फंक्शन की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगी। तो आप देख सकते हो pi by 4 एक कॉन्स्टेंट क्वांटिटी है, 2 भी एक कॉन्स्टेंट क्वांटिटी है। अगर कोई चीज़ चेंज हो रही है, कोई चीज़ डायनेमिक है, तो साइन इनवर्स ऑफ 3x plus 5 है। अब साइन इनवर्स ऑफ 3x plus 5 अपने डोमेन में डिफाइन तो होगा ही होगा, जो हम ऑलरेडी थोड़ी देर पहले निकाल चुके हैं। पर 3x plus 5 अगर डोमेन के अंदर ही अंदर हम x की वैल्यूज डालेंगे, तो साइन इनवर्स का आउटपुट कहाँ से कहाँ तक आएगा? -π/2 से π/2, क्योंकि आपको मालूम है साइन इनवर्स ऑफ एनीथिंग की जो वैल्यू होती है वो -π/2 से π/2 के बीच में आती है, क्योंकि वो उसकी प्रिंसिपल रेंज होती है।
तो अगर साइन इनवर्स के अंदर वाली क्वांटिटी के बारे में हम कमेंट करना चाहते हैं डोमेन निकालते समय, तो हम कहेंगे वो अंदर वाली क्वांटिटी -1 से 1 के बीच में होनी चाहिए। पर अगर हम आउटपुट की बात करें तो साइन इनवर्स का आउटपुट उसके प्रिंसिपल रेंज में होता है, जो कि -π/2 से π/2 होता है। तो बताओ fx की मिनिमम वैल्यू क्या होगी? इसकी fx की मिनिमम वैल्यू या y की मिनिमम वैल्यू तब होगी जब साइन इनवर्स ये जो क्वांटिटी है अपने मिनिमा पे रहे, जो कि -π/2 है। इज दैट क्लियर? ठीक है, फ्रॉम हियर दिस वुड बी -π प्लस π/4 -π प्लस π/4 एंड दिस इज हाउ मच? दिस इज -3π/4। इज इट ओके? और बताओ फंक्शन अपने मैक्सिमा पे कब रहेगा? व्हेन वुड दी मैक्सिमम वैल्यू अकर? जब ये बाकी सब चीजें तो कांस्टेंट है, जब साइन इनवर्स अपना मैक्सिमम आउटपुट दे। बताओ मैक्सिमम आउटपुट क्या पॉसिबल है? π/2। तो दिस वुड बी 2 into π/2 plus π/4, 2 would get cancelled, π plus π/4, the answer would be 5π/4। इसका मतलब जो फंक्शन की वैल्यू है that would oscillate between its minima and its maxima, तो हम कह सकते हैं what is the range? y is an element of, ये y है ना हमारा, ये fx is an element of कहाँ से कहाँ तक? -3π/4 से लेकर -3π/4 से लेकर 5π/4 and this is the answer for your range। ये है y की रेंज। सो आई गेस दिस इज एब्सोल्युटली क्लियर टू यू कि कैसे हमने डोमेन पहले निकाल चुके थे इस पर्टिकुलर फंक्शन का, अब हमने इस तरह से रेंज निकाला। तो सेकंड क्वेश्चन है विच इज ऑलमोस्ट ऑन द सिमिलर लाइंस, और उसको मैं पिक ही इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि वहाँ साइन इनवर्स की जगह कॉस इनवर्स है, और आपको मालूम है साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स जो है वो ऑलमोस्ट सिमिलर तरीके से ही बिहेव करते हैं, क्योंकि दोनों के लिए जो अंदर वाली क्वांटिटी है फॉर साइन इनवर्स एक्स टू बी डिफाइंड एज वेल एज कॉस इनवर्स एक्स टू बी डिफाइंड, जो अंदर वाली वैल्यू है वो -1 से 1 के बीच में होनी चाहिए। तो आप हैशटैग डाल लीजिए साइन इनवर्स ऑफ gx हो या कॉस इनवर्स ऑफ gx हो, आपको मालूम है टू बी डिफाइंड जो gx होना चाहिए वो -1 से लेकर 1 के बीच में होना चाहिए। अंदर वाली वैल्यू है ना, तो साइन इनवर्स ऑफ अ वैल्यू है, कॉस इनवर्स ऑफ अ वैल्यू है, वो दोनों वैल्यूज कहाँ से कहाँ तक के बीच में होनी चाहिए? -1 से 1 के बीच में होनी चाहिए। सो let us use this concept and find the domain of the function that is written there. So I'll just rewrite the function that is here. Function है fx is equal to 3 cos inverse of 3x plus 5 plus π/4। तो सबसे पहले आप डोमेन निकालोगे। बताओ डोमेन के लिए क्या कहोगे कि जो 3x plus 5 है that should be less than equal to 1 and greater than equal to -1, क्योंकि π/4 से तो हमें खतरा नहीं है ना 3 से खतरा है। कॉस इनवर्स बस डिफाइंड हो जाए, और कॉस इनवर्स तभी डिफाइंड होगा जब उसके अंदर वाली क्वांटिटी 3x plus 5 कहाँ से कहाँ तक के बीच में होगी? -1 से 1 के बीच में होगी। अब वील डू द सेम थिंग, 5 हटाने के लिए थ्रू आउट -5 कर देता हूँ, है ना, हम ये चीज़ कर चुके हैं ऑलरेडी। दिस इज व्हाट -6 एंड दिस इज व्हाट -4। तो x की वैल्यू क्या होगी? -6/3 से लेकर -4/3, x इज ग्रेटर देन -2 एंड लेस देन इक्वल टू -4/3। तो बताओ इस पोर्शन का डोमेन क्या आ गया? डोमेन आ गया x इज एन एलिमेंट ऑफ -2 से लेकर -4/3। Is that clear? -2 से लेकर -4/3 would be your answer. Let us now find the range. Now range is something जो कि अगेन हम लोग ने पिछले क्वेश्चन के अंदर देख रखा है कैसे निकालेंगे। याद रखना मैं बहुत तेजी से डिस्कशंस ले रहा हूँ। सो इन केस यू आर स्टिल राइटिंग योर नोट्स एंड यू आर कॉपिंग इट, पॉज द लेक्चर, है ना, कोई भी चीज़ मिस नहीं होनी चाहिए। सो नेक्स्ट देखते हैं। पता है कॉस इनवर्स हमें रेंज निकालना है, मतलब हमारा आउटपुट जो y है या fx है वो कहाँ से कहाँ तक आएगा, दैट इज योर रेंज। अब आपको मालूम है π/4 एक कांस्टेंट है, 3 एक कांस्टेंट है, डायनेमिक क्या है? कॉस इनवर्स ऑफ 3x plus 5। अब ये चीज़ डिफाइंड होगी, उसके लिए हमने डोमेन तो निकाल लिया। बताओ इसका आउटपुट कहाँ से कहाँ तक होगा? तो आपको मालूम है कॉस इनवर्स ऑफ अ वैल्यू है, और कॉस इनवर्स का आउटपुट हमेशा उसके प्रिंसिपल रेंज में आता है जो कि 0 से π होता है। तो आपको मालूम है कॉस इनवर्स ऑफ एनीथिंग, कॉस इनवर्स ऑफ x की मिनिमम वैल्यू क्या होती है? 0, और मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है? π, उसकी प्रिंसिपल रेंज। तो कॉस इनवर्स ऑफ एनीथिंग हो, बताओ इसकी मिनिमम क्या होगी? fx मिनिमम। फंक्शन अपने मिनिमम आउटपुट तब देगा जब ये चीज़ अपने मिनिमम पे होगी 0, तो आंसर होगा π/4। बताओ मैक्सिमम कब होगा? मैक्सिमम तब होगा जब ये कॉस इनवर्स ऑफ 3x plus 5 अपना मैक्सिमम आउटपुट दे जो कि π होता है। तो दिस इज 3 into π plus π/4, दिस इज 3π plus π/4, दिस इज व्हाट 13π/4। तो कॉस इनवर्स ऑफ 3x plus 5 अपने मिनिमम आउटपुट 0 पे फंक्शन का मिनिमम आउटपुट देगा π/4, और कॉस इनवर्स 3x plus 5 अपने मैक्सिमम आउटपुट π पे
फंक्शन की मैक्सिमम आउटपुट देगा विच इज 13π/4। तो बताओ रेंज क्या आएगा? सो आई कैन वेरी वेल से रेंज, जिसको हम y से डिनोट करते हैं, रेंज वैल्यू ऑफ द फंक्शन वुड बी एन एलिमेंट ऑफ, कहाँ से कहाँ तक, π/4 से 13π/4। इज इट क्लियर? तो प्लीज मेक अ नोट कि कैसे हमने मैक्सिमा और मिनिमा के कंसेप्ट को यूटिलाइज करके दोनों क्वेश्चंस किए। इसकी मिनिमम वैल्यू 0 थी, तो मिनिमम वैल्यू आई 3 × 0 + π/4 विच इज π/4, और इस क्वांटिटी की, इस एक्सप्रेशन की मैक्सिमम वैल्यू पाई थी, तो 3π + π/4 इज 13π/4। लेट अस टेक वन मोर क्वेश्चन ऑन डोमेन एंड रेंज इटसेल्फ, और इस बार हम लोग tan इनवर्स को लेके आते हैं पिक्चर में। सो दिस वुड बी योर थर्ड क्वेश्चन। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड domain and range of fx is equal to tan inverse of √ 9 - x²। तो आपको ये बताना है कि जो एक्सप्रेशन मैंने आपके सामने देख रखा है, इसमें tan इनवर्स है, इसका डोमेन भी निकालना है, इसका रेंज भी निकालना है। तो देखते हैं। तो y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ √ 9 - x²। जरा बेसिक फंक्शंस की तरफ चलते हैं। तो आपको मालूम होगा जो tan इनवर्स ऑफ x था, इसका जो डोमेन था वो क्या था, x बिलोंग्स टू r। इसका जो रेंज था वो था x बिलोंग्स टू r। तो सपोज यू हैव y इज इक्वल टू tan इनवर्स x, इसका डोमेन था x बिलोंग्स टू r, क्योंकि r कुछ भी हो सकता था। याद होगा इसका ग्राफ एक इंक्रीजिंग फंक्शन था। हल्का सा आइडिया देता हूँ। दिस वॉज π/2। ऑल द ग्राफ शुड बी बाय हार्टेड, एकदम बाय हार्ट होनी चाहिए सारे ग्राफ्स। मिनिमम वैल्यू क्या थी, -π/2, एंड दिस इज द नेचर ऑफ द ग्राफ दैट वी हैड सीन। तो आप देख सकते हो इसका डोमेन है ऑल रियल नंबर्स, जबकि इसका आउटपुट y कहाँ से कहाँ तक हो सकता है, -π/2 से लेकर π/2 ओपन ब्रैकेट्स। ठीक है, तो वी हैव सीन दिस। इसका मतलब tan इनवर्स के अंदर कोई भी क्वांटिटी हो, tan इनवर्स तो आना ही आना है। वापस बोल रहा हूँ, tan इनवर्स के अंदर कोई भी क्वांटिटी हो, कोई भी रियल नंबर हो, आना ही आना आंसर, पर वो रियल नंबर होना चाहिए। अब यहाँ पे x की क्या है, √9 - x²। सो √9 - x² शुड बी रियल, बस ये कंडीशन होनी चाहिए। और अगर √9 - x² एक रियल क्वांटिटी आ गई तो मतलब tan इनवर्स तो आउटपुट देगा ही देगा, तो वो मेरा डोमेन की कंडीशन हो गई। पर आपको दिख रहा है अब tan इनवर्स ने रिस्पॉन्सिबिलिटी अंडर पे डाल दी। आपको मालूम है अंडर रियल क्वांटिटी, रियल वैल्यूज कब देता है, जब अंडर के अंदर वाली वैल्यू, अंडर रियल वैल्यू कब देता है, जब अंडर के अंदर वाली क्वांटिटी ये 9 - x² शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। क्योंकि अगर अंडर के अंदर नेगेटिव क्वांटिटी आ गई तो अंडर रूट ऑफ ए नेगेटिव क्वांटिटी वुड नॉट बी रियल, इट वुड बी इमेजिनरी। तो ये क्वांटिटी आ गई। अब तो ये इनइक्वालिटी को सॉल्व करने वाली बात है, दोनों तरफ माइनस साइन से मल्टीप्लाई किया, वेवीज का मेथड लगाऊंगा, x - 3 x + 3 इज लेस देन इक्वल टू 0, दिस इज -3, दिस इज +3, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, दिस इज व्हाट यू विल गेट। तुम्हें चाहिए लेस देन इक्वल टू 0, बताओ कहाँ है लेस देन इक्वल टू 0, इस जगह पे। तो हमारा फाइनल आंसर क्या है, x इज एन एलिमेंट ऑफ -3 से 3। So this is your domain of the given question. This is the domain of the given function that is here. अब बात आती है इसकी रेंज की, है ना। तो आपको समझ में आ गया होगा क्या मैंने किया। याद रखना फॉर फ्यूचर रेफरेंसेस, tan इनवर्स के अंदर बस रियल नंबर हो तो हमारा tan इनवर्स डिफाइंड होता है, जबकि sin इनवर्स और cos इनवर्स में अंदर वाली क्वांटिटी कहाँ से कहाँ तक के बीच में होनी चाहिए, -1 से 1। ये चीज़ हम ऑलरेडी थ्योरी में डिस्कस कर चुके हैं, पर ड्यूरिंग दिस डिस्कशन ऑफ क्वेश्चंस आपको रियलाइज हो रहा होगा कितनी बारीकी से, कितनी डिटेलिंग से एक एक चीज़ को हम लोग वापस से रिफ्रेश कर रहे हैं। अब ये रियल तभी होगा जब अंडर रूट के अंदर वाली क्वांटिटी शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। वेवीज का मेथड के अनुसार तुमने माइनस साइन से मल्टीप्लाई किया तो साइन में रिवर्सल आया, फैक्टराइज किया है, क्रिटिकल पॉइंट्स निकाले हैं -3 और +3, प्लस माइनस प्लस लगाया, हमें लेस देन 0 चाहिए था, तो -3 से 3 क्योंकि इक्वल टू 0 अलाउड है तो क्लोज ब्रैकेट्स आए। नाउ लेट अस मूव टू द रेंज। तो डोमेन को अपने सामने रखें, इस डोमेन को अपने सामने रखें। यहाँ ये तो मैंने जनरल हमारे बेसिक फंक्शन के बारे में जानकारी दी थी। जो हमारा इस पर्टिकुलर फंक्शन का डोमेन है वो तो ये रहा। अब सोच के बताइए, अगर x -3 से 3 है तो अंदर वाले वैल्यू को, क्वांटिटी को देखते हैं। अगर x -3 से 3 है तो बताओ x² की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगी, 0 से 9। वापस बोल रहा हूँ, अगर x -3 से 3 है तो x² कहाँ से कहाँ तक होगा, 0 से 9, क्योंकि इसके बीच में 0 होगा, 0 का स्क्वायर 0 होता है, और -3 का स्क्वायर भी 9 होगा, 3 का स्क्वायर भी 9 होगा। मतलब अगर इफ x इज एन एलिमेंट ऑफ -3 से 3, यू कैन वेरी वेल सी, ये सारी चीज़ें आपके दिमाग में अपने आप ही आ जानी चाहिए। x² जो है 0 से 9 है, मतलब 9 - x² कहाँ से कहाँ तक है, तो देखते हैं। जब x² 0 होगा तो 9 - 0 वुड बी 9, और अगर x² 9 होगा तो 9 - 9 0।
ठीक है, बताओ अंडर रूट ऑफ 9 माइनस एक्स स्क्वायर कहां से कहां तक होगा, इनका अंडर रूट कर दो 0 से 3। मतलब बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि इस पूरे डिस्कशन से हमें समझ में आ गया कि ये जो अंदर वाली क्वांटिटी है ना, अंडर रूट ऑफ 9 माइनस एक्स स्क्वायर, ये जो अंडर रूट ऑफ 9 माइनस एक्स स्क्वायर है फॉर दिस डोमेन, ये एक्स की वैल्यूज के लिए, बताओ ये वैल्यू कहां से कहां तक ऑसिलेट कर रही है, दिस इज ऑसिलेटेड बिटवीन 0 एंड 3। मतलब इसकी मिनिमम वैल्यू 0 और इसकी मैक्सिमम वैल्यू 3 है, जो कि बड़ी इजीली ऑब्जर्वेबल भी थी, मैंने तो लिख भी दी, क्योंकि एक्स स्क्वायर की मैक्सिमम वैल्यू 9 होगी इन दिस रेंज, तो 9 माइनस 9 0 हो गया, और एक्स स्क्वायर कम से कम क्या हो सकता है, किसी भी चीज का स्क्वायर कम से कम क्या हो सकता है 0, तो अंडर रूट ऑफ 9 वुड बी 3। ठीक है, अब व्हाट विल डू इज दैट, अब मैं जैसे मैंने कहा था कि कई बार हमें फंक्शन के बारे में पता लगाना है कि उसके अंदर का जो इनपुट है, ये जो tan इनवर्स के अंदर का इनपुट है, मिनिमम इनपुट क्या पॉसिबल है 0, और tan इनवर्स का मैक्सिमम इनपुट क्या पॉसिबल है 3। सो क्योंकि मुझे आगे भी इस तरह के क्वेश्चन का डिस्कशन लेना है, तो मैं वापस से आपको tan इनवर्स के ग्राफ की याद दिलाता हूं, है ना। इट्स नॉट नेसेसरी कि हम इसे ग्राफिकली करें, पर अगर ग्राफिकली समझ लोगे तो आपको आगे के क्वेश्चन में बहुत हेल्प मिलेगी। तो मान लेते हैं ये tan इनवर्स एक्स का ग्राफ है, मानना नहीं है, ये tan इनवर्स एक्स का ग्राफ होता है ना। ये पूरे रियल नंबर पूरे एक्स एक्सिस में फैला हुआ है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू π/2 है, मिनिमम वैल्यू -π/2 है। नाउ व्हाट आई एम अबाउट टू डू इज दैट, मैं आपको ये समझाने वाला हूं कि अगर इस tan इनवर्स एक्स के ग्राफ को देखो, ये y इज इक्वल टू tan इनवर्स एक्स का ग्राफ है, ये कैसा ग्राफ है, इंक्रीजिंग फंक्शन है। कैसे पता चल रहा है इंक्रीजिंग फंक्शन है, क्योंकि जब आप लेफ्ट से राइट जाते हो तो ग्राफ बढ़ रहा है। तो एक इंक्रीजिंग फंक्शन की खासियत है, क्या है खासियत, अभी सीखी थी, थोड़ी वापस उसको रिफॉर्म कर रहा हूं। मान लेते हैं हम दो इनपुट्स ले लेते हैं, तो दिस इज इनपुट नंबर 1 x1 मान लेते हैं, ये इनपुट नंबर 1 और ये इनपुट नंबर 2 है। इनपुट नंबर 1 के करस्पॉन्डिंग tan इनवर्स x1 आएगा, क्योंकि तुम इन आउटपुट निकालोगे तो x की जगह x1 डालोगे तो tan इनवर्स x1 आएगा, और इनपुट नंबर 2 के करस्पॉन्डिंग tan इनवर्स x2 आएगा। तो आप क्या देखते हो कि अगर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इफ इंक्रीजिंग फंक्शन है, दिस मीन्स इंक्रीजिंग फंक्शन, दैट इंप्लाइज इफ x2 इज ग्रेटर देन x1, इसको आप हाईलाइट करके लिख लेना अपने नोट्स में। अगर एक इंक्रीजिंग फंक्शन है और उसमें इफ x2 इज ग्रेटर देन x1, कोई इनपुट दूसरे इनपुट से बड़ा है, तो उसके करस्पॉन्डिंग जो आउटपुट है वो भी इनपुट आउटपुट 2 वुड बी ग्रेटर देन आउटपुट 1। इनपुट 2 इज ग्रेटर देन इनपुट 1, देन आउटपुट 2 इज ऑल्सो ग्रेटर देन आउटपुट 2, द साइन रिमेन्स द सेम। जबकि अगर ये फंक्शन डिक्रीजिंग होता, वापस बोलो डिक्रीजिंग होता, तो अगर इनपुट डिक्रीजिंग होता, तो अगर इनपुट 2 इनपुट 1 से बड़ा होता तो आउटपुट 2 आउटपुट 1 से छोटा होता, है ना, तो साइन वुड रिवर्स। ठीक है, 2-3 बार रिवाइज करवा दूंगा इस चीज को, पर ये आपको इस लेक्चर में क्लियर समझ में आ जानी चाहिए। इसका क्या फायदा होगा, इसका ये फायदा है कि आई कैन वेरीली सी वेरी इजीली दैट सिंस tan इनवर्स सिंस मैं लिख सकता हूं सिंस tan इनवर्स इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन, fxn से फंक्शन लिख रहा हूं, इसका मतलब जो इसकी मिनिमम आउटपुट है 0, उसके करस्पॉन्डिंग मिनिमम आउटपुट आएगा। बताओ y min क्या होगा, tan इनवर्स ऑफ 0, जो कि 0 होता है, और y max क्या होगा, अंदर वाले आउटपुट को मैक्सिमाइज कर दो जो कि 3 है, विच इज tan इनवर्स ऑफ 3। इसका मतलब y इज एन एलिमेंट ऑफ कहां से कहां तक, 0 से लेकर tan इनवर्स ऑफ 3। मेरे को tan इनवर्स ऑफ 3 नहीं पता क्योंकि वो जनरल हमारा कोई वैल्यू नहीं है, पर आपको ये चीज समझ में आ जानी चाहिए कि कैसे हमने इस क्वेश्चन का डोमेन भी निकाल लिया और रेंज भी निकाल लिया। सो लेट अस मूव टू अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन, पर दिस वाज अ वेरी नाइस क्वेश्चन जहां पे हमने ग्राफ का यूटिलाइजेशन किया डोमेन और रेंज को निकालने के लिए। इनपुट और आउटपुट इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन के बीच में हमने देखा कि इनइक्वालिटीज, इनपुट बड़ा, कोई दो इनपुट्स में अगर पहला इनपुट बड़ा है 0 से बड़ा है तो उसका आउटपुट भी बड़ा होगा, जबकि अगर ये डिक्रीजिंग फंक्शन होता तो बड़े इनपुट के लिए छोटा आउटपुट आता और छोटे इनपुट के लिए बड़ा आउटपुट आता। ठीक है, तो लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो स्टूडेंट्स जो अगला क्वेश्चन है अगेन डोमेन एंड रेंज का ही है। सो क्वेश्चन है फाइंड डोमेन एंड रेंज। नाउ अगले जो दो क्वेश्चंस हैं उनमें आप देखोगे एक से ज्यादा टर्म्स होंगी। अभी तक सारे क्वेश्चंस में एक एक टर्म्स आई थी जिनके बारे में हमें सोचना पड़ रहा था, बाकी सब कॉन्स्टेंट्स होते थे। सो यू हैव टू फाइंड द डोमेन एंड रेंज। पहला क्वेश्चन है ऑफ द फंक्शन fx इक्वल टू 1/x प्लस 3 साइन इनवर्स ऑफ x प्लस 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ x माइनस 2। तो आप देख सकते हो मल्टीपल टर्म्स हैं। मल्टीपल टर्म्स जब होती हैं किसी फंक्शन के अंदर तो आपको मालूम है, मान लेते हैं पहले वाले टर्म का डोमेन d1 आ गया, दूसरे वाले का d2 आ गया और थर्ड वाले का डोमेन जो है d3 आ गया। तो हम क्या करेंगे, एक एक करके सारे टर्म्स जो हैं उनका इंडिविजुअली डोमेन निकालेंगे।
जब इंडिविजुअली तीनों का डोमेन निकल जाएगा तो आप पूरे फंक्शन का डोमेन निकालना चाहते हो। डोमेन मतलब द पॉसिबल इनपुट्स। तो तीनों की तीनों टर्म्स डिफाइन होनी चाहिए, क्योंकि अगर एक भी टर्म बिगड़ गई, कोई एक भी टर्म नॉट डिफाइंड हो गई, तो ओवरऑल द सम वुड बी नॉट डिफाइंड या द फंक्शन वुड बिकम नॉट डिफाइंड। तो याद रखना, जब भी एक से ज्यादा टर्म्स एडिशन या सब्ट्रैक्शन में हो, सब्ट्रैक्शन होगा तब भी यही करेंगे। आप तीनों टर्म्स का, जैसे यहाँ तीनों टर्म्स हैं, तीनों टर्म्स का डोमेन अलग अलग निकालोगे और फिर उनका इंटरसेक्शन निकालोगे, वो कॉमन रीजन निकालोगे जहां पे तीनों टर्म्स डिफाइंड हो। ठीक है, तो पहले टर्म का हम लोग डोमेन निकालते हैं, D1 से डिनोट कर रहा हूं। कैसे करेंगे? ये तो बेसिक फंक्शन है, रेसिप्रोकल, पता ही होगा आपको। न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर शुड नॉट बी इक्वल टू 0। तो इसका डोमेन क्या होगा? द डिनोमिनेटर x शुड नॉट बी इक्वल टू 0। तो इसका डोमेन होगा x कैन बी एनी रियल नंबर, बस डर क्या है? 0 ना हो। बताओ D2 क्या होगा? D2 3 से तो डर नहीं है, 3 की पावर कुछ भी हो चलेगा, पर साइन इनवर्स डिफाइंड होना चाहिए। बताओ साइन इनवर्स कब डिफाइंड होता है? साइन इनवर्स तभी डिफाइंड होता है जब अंदर वाली क्वांटिटी -1 से 1 के बीच में हो, क्योंकि आपको मालूम है साइन इनवर्स टू बी डिफाइंड। अगर साइन इनवर्स डिफाइंड हो गया तो 3 की पावर तो डिफाइन होगी होगी। और बताओ डोमेन नंबर 3 क्या होगा? टर्म नंबर 3 का 1 अपॉन अंडर रूट है, और अंडर रूट के अंदर जो क्वांटिटी होती है वो पॉजिटिव होनी चाहिए और वो 0 भी नहीं हो सकती, क्योंकि 1 अपॉन 0 वुड बी नॉट डिफाइंड। तो x माइनस 2 वुड बी ग्रेटर देन, इक्वल टू 0 भी नहीं होगा, ग्रेटर देन 0। इसका मतलब x इज ग्रेटर देन 2, या फिर आप कह सकते हो x इज एन एलिमेंट ऑफ 2 से लेकर इन्फिनिटी विद ओपन ब्रैकेट्स। अब तीनों का इंटरसेक्शन निकालते हैं। कुछ लोगों ने एकदम से रियलाइज कर लिया होगा, ये है 2 से इन्फिनिटी, ये 2 है, 2 से लेकर इन्फिनिटी। ये है ऊपर वाला है -1 से 1, -1 से 1 है ना, क्लोज ब्रैकेट्स। इनफैक्ट आपको आगे वाला चेक करने की जरूरत ही नहीं है, इन दोनों के बीच में ही कुछ कॉमन नहीं है, तो बाकी वाले से तो कॉमन निकालने का मतलब ही नहीं है। तो आपका डोमेन क्या होगा? सिंस देयर इज नथिंग विच इज कॉमन बिटवीन D2 एंड D3 ओनली, तो मतलब x बिलोंग्स टू 5, मतलब ऐसा कोई x है ही नहीं जो कि पुट करने पे तीनों टर्म्स एक साथ डिफाइंड हो जाएं। देख सकते हो, 2 से बड़ी क्वांटिटी 3 लोगे तो ये तो डिफाइंड हो जाएगा, ये भी डिफाइंड हो जाएगा, बट साइन इनवर्स ऑफ 3 वुड नॉट बी डिफाइंड। इसका मतलब ये है कि देयर इज नो वैल्यू ऑफ x दैट कैन बी इनपुट इनटू दिस फंक्शन। और क्योंकि डोमेन 5 है, कोई इनपुट नहीं जा सकता तो आउटपुट भी नहीं आएगा, इसका मतलब रेंज भी 5 होगा। समझ में आया आपको? अरे जब इनपुट ही नहीं जा रहा, देयर इज नो वैल्यू ऑफ x दैट इज पॉसिबल टू बी पुट हियर, so the value of y would also not come, the function would also not give any value, therefore this is your domain and this is your range. Let us take another question. अगला क्वेश्चन है, अगेन जैसे मैंने कहा, we are taking those question. The next question also deals with a function जहां पर मल्टीपल टर्म्स होंगी, एक से ज्यादा टर्म्स होंगी, है ना। जो अगला क्वेश्चन होगा वो थोड़ा सा अलग कंसेप्ट पे बेस्ड होगा, है ना, उसमें एक प्रॉपर्टी पर्टिकुलर अप्लाई होगी। ध्यान से देखिएगा, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। So the next question is you have to find the domain and range of the function sin inverse of x plus cos inverse of x plus tan inverse of x। और आपको इस फंक्शन का डोमेन और रेंज दोनों ही निकालना है। इनफैक्ट कई जगहों पे यही वाला क्वेश्चन सिर्फ रेंज के लिए पूछा गया है, उन्होंने डोमेन नहीं पूछा था। पर क्वेश्चन के लिए याद रखना, ये क्वेश्चन क्या सिखाता है आपको कि अगर अगर उन्होंने सिर्फ रेंज पूछा होता और डोमेन नहीं पूछा होता, तब भी डोमेन निकालना इज अ मस्ट। अरे जब तक आपको ये नहीं पता चलेगा कि इनपुट कहां से कहां तक के हैं, एक फंक्शन के अंदर इनपुट कहां से कहां तक के जा रहे हैं, तो आउटपुट के बारे में कमेंट करना तो बड़ा मुश्किल ही होगा। नाउ सबसे पहले इसका डोमेन आप देख सकते हो, आपको मालूम है एक से ज्यादा टर्म्स हैं, एडिशन में है, तो फर्स्ट टर्म शुड ऑल्सो बी डिफाइंड, द सेकंड टर्म शुड बी ऑल्सो बी डिफाइंड। अब मैं बहुत तेजी से कर दूं, ये दोनों टर्म्स कब डिफाइंड होंगी? व्हेन x इज एन एलिमेंट ऑफ -1 से 1, है ना, क्योंकि साइन इनवर्स x और कॉस इनवर्स x देख रखा है हमने, अभी ही इसी लेक्चर में हमने रिवाइज किया था कि अंदर जो x है दैट शुड बी लाइंग बिटवीन -1 से 1, जबकि tan इनवर्स x इज डिफाइंड फॉर ऑल रियल नंबर्स, और इनका इंटरसेक्शन निकालेंगे। बताइए दोनों का इंटरसेक्शन क्या आएगा? -1 से 1, है ना, तो हमारा डोमेन आ गया। एंड व्हाट इज द डोमेन? x इज एन एलिमेंट ऑफ -1 से 1। प्लीज मेक अ नोट ऑफ दिस। अब इसकी जरूरत है, अभी देखना, अभी रेंज निकालने में भी इसकी जरूरत पड़ेगी। अब आगे देखते हैं रेंज कैसे निकलेगा। जैसे मैंने कहा, ये क्वेश्चन जो है कई किताबों में है, कई नोट्स में है, कई बुक्स में है, और हर जगह अगर उन्होंने डोमेन, कई बार वो डोमेन नहीं पूछते, सीधा रेंज पूछते हैं। एंड आई विल टेल यू व्हाट इज द काइंड ऑफ एरर दैट स्टूडेंट्स डू, यू विल रियलाइज अभी। अब देखना यहां से fx क्या होगा, क्योंकि हम ये डिसाइड कर चुके हैं कि x हमारा -1 से 1 के बीच में है। व्हाट इज साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x? वी नो अ प्रॉपर्टी दैट साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x की वैल्यू क्या होती है? π/2। अगर कब होती है π/2? अगर x -1 से 1 के बीच में होगा, तो हम इसकी जगह π/2 लिख दें, तो आपको मालूम है fx जो है सिंप्लीफाई हो गया, दिस इज π/2 प्लस tan इनवर्स ऑफ x। Now I'll tell you what is the error that students do. आपको मालूम है tan इनवर्स x की जो वैल्यू होती है
वो कहाँ से कहाँ तक के बीच में होती है, -π/2 से लेकर π/2 के बीच में वो आउटपुट देता है। tan इनवर्स का जो प्रिंसिपल रेंज होता है वो -π/2 से π/2 ओपन एंडेड होता है। तो स्टूडेंट्स क्या बोलेंगे, जो एरर है वो क्या करेंगे, वो एरर ये करेंगे, मैं इसलिए बता रहा हूँ कि दिस इज अ वेरी कॉमन एरर दैट स्टूडेंट्स डू। इनफैक्ट कई आप में से लोगों ने अभी सॉल्व करते समय ये एरर कर भी दिया होगा अगर आपने पॉज करके क्वेश्चन को सॉल्व करने की खुद कोशिश की होगी। और वो एरर क्या है, वो कहेंगे कि फंक्शन तो चलो सिंप्लीफाई हो गया, अब इतने सारे पिछले क्वेश्चंस के थ्रू हमें मालूम है कि π/2 एक कांस्टेंट है, tan इनवर्स जब x जब सबसे कम होगा तब इसका मिनिमा होगा, और जब tan इनवर्स x अपने मैक्सिमा पे होगा तो इसका फंक्शन का मैक्सिमा होगा। तो वो कहेंगे y या fx इज एन एलिमेंट ऑफ, है ना, इज एन एलिमेंट ऑफ ओपन ब्रैकेट π/2, तो कांस्टेंट है, प्लस बताओ tan इनवर्स x की मिनिमम वैल्यू क्या है, -π/2, तो मिनिमम वैल्यू होगी π/2 -π/2, और मैक्सिमम π/2 तो कांस्टेंट है, और मैक्सिमम वैल्यू क्या है tan इनवर्स x की, π/2। ओपन ब्रैकेट क्यों लगाया, क्योंकि यहाँ पे भी ओपन ब्रैकेट है, मतलब ये वैल्यूज -π/2 π/2 के जस्ट पास होगी, हो नहीं पाएगी एग्जैक्टली। तो बताओ यहाँ से आंसर क्या आएगा, y इज एन एलिमेंट ऑफ 0 से लेकर पाए। और आपको ऐसा लगेगा कि क्योंकि आपने प्रॉपर्टी लगा के सिंप्लीफाई किया, यू हैव डन अ वेरी नाइस जॉब, बट दिस इज रॉन्ग। एंड व्हाट इज रॉन्ग हियर इज दैट कि tan इनवर्स x की जो प्रिंसिपल रेंज है वो -π/2 से π/2 तब होती है व्हेन x बिलोंग्स टू R। यहाँ पे हमारा जो डोमेन है, जो हमारा इनपुट है, वही कंस्ट्रेंट है, सारे इनपुट्स जा ही नहीं पा रहे इसके अंदर। हमने जो π/2 निकाला है ना, इन दोनों को ऐड करके जो π/2 किया है वो तभी पॉसिबल है इफ देयर इज अ कंसिडरेशन कि x -1 से 1 के बीच में होगा। इज दैट क्लियर? इसका ये मतलब है कि ये जो क्वांटिटी है tan इनवर्स ऑफ x -π/2 से π/2, इससे छोटा रेंज होगा। वापस बोल रहा हूं, क्योंकि हमारा x कंस्ट्रेंट है तो हमें x की डोमेन को कंसिडर करना पड़ेगा और फिर देखना पड़ेगा कि tan इनवर्स x की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू क्या है। तो बताओ x की मिनिमम वैल्यू क्या है, -1, और मैक्सिमम वैल्यू क्या है, 1। डोमेन ही है, हमें tan इनवर्स x निकालना है। आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था मैंने, tan इनवर्स इंक्रीजिंग फंक्शन होता है, tan इनवर्स इज ए इंक्रीजिंग फंक्शन, और इंक्रीजिंग फंक्शन के लगने से इनइक्वालिटी में कोई फर्क नहीं पड़ता, इट रिमेन्स द सेम, है ना। ग्राफ याद होगा tan इनवर्स का, सारे ग्राफ्स आपके सामने होने चाहिए। इंक्रीजिंग ग्राफ आपको मालूम होना चाहिए, लेफ्ट से राइट जाते समय ग्राफ अगर ऊपर की तरफ जा रहा है तो इंक्रीजिंग है। इंक्रीजिंग फंक्शंस में उनके लगने से या उनके हटने से इनइक्वालिटी में कोई फर्क नहीं पड़ा। -1 x से छोटा है तो tan इनवर्स ऑफ -1 भी tan इनवर्स ऑफ x से छोटा होगा। 1 x से बड़ा है तो tan इनवर्स ऑफ 1 भी tan इनवर्स ऑफ x से बड़ा ही होगा। जबकि अगर ये डिक्रीजिंग फंक्शन होता तो साइन में रिवर्सल आ जाता, ठीक है। मान लीजिए cos इनवर्स होता तो साइन में रिवर्सल आएगा। व्हाट इज tan इनवर्स ऑफ -1? माइनस tan इनवर्स ऑफ 1। दिस इज tan इनवर्स ऑफ x। एंड व्हाट इज tan इनवर्स ऑफ 1? π/4, है ना। इसको मैंने यहाँ साइड में कर दिया। इसका मतलब tan इनवर्स x की जो वैल्यू है, सॉरी, tan इनवर्स ऑफ 1 इज π/4। वो π/4 से लेकर बताओ व्हाट इज tan, ये कैसे आया, tan इनवर्स ऑफ -1 माइनस tan इनवर्स ऑफ 1, प्रॉपर्टी कि tan इनवर्स के अंदर नेगेटिव क्वांटिटी तो बाहर आ जाती है। एंड व्हाट इज tan इनवर्स ऑफ 1? माइनस π/4। मतलब जो मैंने पहले अभी थोड़ी देर पहले tan इनवर्स x की मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू निकली थी प्रिंसिपल रेंज की, वो तब थी जब x रियल नंबर है, पर क्योंकि x के ऊपर कंस्ट्रेंट है, वो सारे रियल नंबर्स नहीं है, क्योंकि और भी दो टर्म्स थी ना जिनके डिफाइन होना जरूरी था। तो x -1 से 1 है, मतलब tan इनवर्स x की वैल्यू -π/4 से π/4 है इंक्लूडेड। इस लॉजिक से बताओ जो मेरा y है जिसमें ये π/2 भी एडिड है, बताओ y की मिनिमम वैल्यू क्या होगी, π/2 द कांस्टेंट, और मिनिमम होने के लिए tan इनवर्स x की मिनिमम वैल्यू इस गिवन डोमेन में क्या है वो -π/4, और अपर लिमिट क्या होगा π/2 प्लस tan इनवर्स x की मैक्सिमम वैल्यू विच इज π/4। तो आंसर क्या होगा, आंसर होगा y इज एन एलिमेंट ऑफ, दिस इज π/4, π/2 माइनस π/4 इज π/4, एंड दिस इज व्हाट 3π/4, है ना। 2π/4, 2π/4, 2π प्लस π, 3π/4, एंड दिस इज π/2, 90 माइनस 45। दिस इज योर रेंज, ये है रेंज इस फंक्शन का, और ये है डोमेन। अब वेरी नाइस क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था कंसेप्चुअली। सो दीज वर अ कपल ऑफ क्वेश्चन जो कि मैंने आपको डोमेन और रेंज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के ऊपर लिए हैं। नाउ लेट मी मूव टू द सेकंड कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन। दिस फर्स्ट कैटेगरी डेल्ट विद योर डोमेन एंड रेंज। नाउ लेट अस मूव टू द सेकंड कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन जहां पे हम लोग सॉल्विंग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को पिकअप करेंगे। हम ऐसे इक्वेशंस दूंगा मैं आपको, आई विल गिव यू ट्रिग्नोमेट्रिक या इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस। कुछ इक्वेशंस होंगे जिनमें आईटीएफ फंक्शंस इन्वॉल्व होंगे, उनको सॉल्व करना सीखेंगे, कैसे उनको सॉल्व करके हम एक्स निकाल सकते हैं, है ना। तो लेट अस मूव टू दोस टाइप ऑफ क्वेश्चंस नाउ।
तो स्टूडेंट्स लेट अस नाउ मूव टू क्वेश्चंस जहां पे हमें इक्वेशंस दे रखी होंगी और हमें इक्वेशंस को सॉल्व करके जो वेरिएबल x होता है जनरली उसे सॉल्व करके निकालना होगा। तो द फर्स्ट क्वेश्चन इज, इसमें एक से ज़्यादा वेरिएबल्स होंगे बट ये बहुत ही फेमस कैटेगरी है। इफ साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y प्लस साइन इनवर्स z इज इक्वल टू 3π/2 देन फाइंड वैल्यू ऑफ, यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x की पावर 2013 प्लस y की पावर 2013 प्लस z की पावर 2013 प्लस 1 प्लस 9 अपॉन x की पावर 2014 प्लस y की पावर 2014 प्लस z की पावर 2014। नाउ वी हैव ऑलरेडी टेकन सच काइंड ऑफ अ क्वेश्चन का जो डिस्कशन है इन वन ऑफ आवर लेक्चर्स, जहां पे मैंने बताया था कि इस तरह की इक्वेशंस में आप देख सकते हो एक ही इक्वेशन गिवन है और वेरिएबल्स कितने हैं? 3 x y z। तो क्या एक इक्वेशन से आप 3 वेरिएबल सॉल्व करके निकाल सकते हो? नहीं। इसका मतलब कुछ ना कुछ तो मैजिक है यहाँ पर, कुछ ना कुछ तो ऐसा सोचना है हमें जिसके कारण हमें एक्स वाई जेड आ जाए। और क्या एक्स वाई जेड एक्यूरेटली निकालना जरूरी है? यस एब्सोल्युटली, क्योंकि देखो पावर कितनी तगड़ी तगड़ी है 2013 2014। तो इसका मतलब है कि हमें एक्स वाई जेड अगर प्योरली एक्यूरेटली पता चलेगा तभी तो हम इनके अंदर एक्स वाई जेड की वैल्यू डालेंगे और सॉल्व करके निकालेंगे। सो आप इस इक्वेशन को ध्यान से देखो। सो अगेन ये जो इक्वेशन आपको गिवन है, व्हाट इज गिवन टू यू? It is given to you that sin inverse x plus sin inverse of y plus sin inverse of z is equal to 3π/2। और आप सबको मालूम है कि sin inverse of anything हमेशा -π/2 से लेकर π/2 के बीच में ही हो, चाहे अंदर कुछ भी हो, चाहे अंदर कुछ भी क्वांटिटी हो। sin इनवर्स के अंदर कोई भी वैल्यू हो, वो अलग बात है कि वो वैल्यू जो हो वो -1 से 1 के बीच में हो, पर कोई भी वैल्यू हो आउटपुट हमेशा -π/2 से π/2 के बीच में ही आएगा। बताओ साइन इनवर्स की मैक्सिमम आउटपुट क्या आ सकता है? π/2। याद रखना किसी भी साइन इनवर्स वाले फंक्शन के मैक्सिमम आउटपुट क्या आ सकता है? π/2। मैं इसको इतना स्ट्रेसफुली क्यों कह रहा हूं? इसको पहले भी मैं लेक्चर्स में बता चुका हूं, क्योंकि आपको मालूम है 3 साइन इनवर्स ऐड हो रहे हैं, 3 साइन इनवर्स ऐड हो रहे हैं। सोच के बताओ, तीनों साइन इनवर्स अपना मैक्सिमम कॉन्ट्रीब्यूशन दें π/2, तो π/2 प्लस π/2 प्लस π/2 तब जाके 3π/2 होगा। इसका मतलब जो मैजिक मुझे चाहिए था, वो थॉट प्रोसेस जो मुझे चाहिए था, वो मैंने सोच लिया है। क्या? कि एक इक्वेशन को सॉल्व करके मैं तीनों वेरिएबल्स नहीं निकाल सकता था, क्योंकि इक्वेशन थी एक, वेरिएबल थे 3। पर क्योंकि तीनों के तीनों टर्म्स साइन इनवर्स हैं और उनका सम 3π/2 है, ये तभी पॉसिबल है जब तीनों के तीनों अपने मैक्सिमम आउटपुट पे हों, और वो क्या है? π/2। सो व्हाट डज दिस इंप्लाई? क्योंकि उनका सम 3π/2 है ना। व्हाट इज 3π/2? 3 × π/2। मतलब तीनों ने π/2 दिया होगा तभी तो उनके मैक्सिमम 3π/2 पे पहुंचोगे। दिस इज इंप्लाइज साइन इनवर्स ऑफ x। और याद है ना, इस तरह के थॉट प्रोसेस ही लगते हैं इस तरह के क्वेश्चंस में। इज इक्वल टू π/2। बताओ व्हाट इज दिस? x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू z इज इक्वल टू कितना? साइन π/2। बताओ साइन π/2 क्या होता है? 1। तो निकाल लिया ना हमने। क्या निकाल लिया? कि एक्स वाई जेड तीनों के तीनों किसके बराबर है? 1 के बराबर है। अब तो पावर 2013 क्या 20,013 भी होती तब भी हम निकाल लेते, है ना। तो हमने इस कंसेप्ट को लिख लेना, बहुत ही कॉमन कंसेप्ट है, बहुत ही पॉपुलर कंसेप्ट है। अब तुम्हें इसकी वैल्यू निकालनी है बस। सिंस x इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू जेड इज इक्वल टू 1 पुट कर दो, तो 1 की पावर 2013, 1 की पावर 2013, 1 की पावर 2013 प्लस 9 अपॉन 1 की पावर 2014, 1 टू द पावर 2014 प्लस 1 की पावर 2014। जहां जहां एक्स वाई जेड है वहां 1 1 डाल दिया। अब 1 की तो कितनी बड़ी पावर हो, दिस इज 1, 1 प्लस 1 प्लस 1 दिस इज 3 प्लस 9 अपॉन 1 प्लस 1 प्लस 1 दिस इज 1 इज 3। तो फाइनली गेट 3 प्लस 3 विच इज 6। इज दैट क्लियर? सो वेरी पॉपुलर कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन है जहां पर वो एक से ज्यादा इनफैक्ट 2 या 3 टर्म्स का सम देंगे, 2 या 2 से ज्यादा टर्म्स का सम देंगे। आपको गिवन होगी कंडीशन एक ही, और आपसे एक्सपेक्ट होगा कि आप उन सारे वेरिएबल्स के बारे में कमेंट कर दो। So this is only possible when each of them would contribute the maximum और minimum। ऐसा जैसा भी maximum हमने ली ना वैल्यूज, वैसे minimum के ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है। तो बी विजिलेंट कि इस तरह के क्वेश्चंस अगर आएंगे तो आपको इस तरह का थॉट प्रोसेस रखना होगा। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। तो जो अगला क्वेश्चन है, अगेन जैसे मैंने कहा इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चंस कर रहे हैं। जो अगला क्वेश्चन है, दिस इज अ बिट ट्रिकी क्वेश्चन। इसके अंदर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन भी इन्वॉल्व है, तो ध्यान से कीजिएगा। क्वेश्चन है सॉल्व फॉर x, और आपको कंडीशन दे रखी है साइन इनवर्स ऑफ x प्लस का ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस कॉस इनवर्स x का ग्रेटेस्ट इंटीजर का सम जो है वो 0 है, एंड x इज नॉन नेगेटिव। ये एडिशनल कंडीशन भी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, नॉन नेगेटिव रियल नंबर। तो आपको दे रखा जो x है
वो एक नॉन नेगेटिव रियल नंबर है, मतलब वो ग्रेटर देन जीरो है, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है। तो मैं रेड पेन से लिख देता हूँ कि जो एडिशनल कंडीशन दे रखी है उसका क्या मतलब है, एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। मतलब हमें अपने थॉट प्रोसेस को ऐसा रखना है कि एक्स जीरो या जीरो से बड़ा ही होना चाहिए। अब बड़े ध्यान से देखना, मैं एक और क्वेश्चन इसी स्टाइल का लूंगा और दोनों ही जगहों पे इसी तरह का थॉट प्रोसेस लगेगा, ठीक है। एक क्वेश्चन अभी लूंगा, फिर बीच में एक सिंपल क्वेश्चन लूंगा, अगला क्वेश्चन जो होगा वो भी इसी लाइंस पे होगा। सो सी कैसे इसको करेंगे। अब आपको मालूम है एक्स एक पॉजिटिव क्वांटिटी दे रखा है और आपको मालूम है साइन इनवर्स एक्स का आउटपुट कहाँ से कहाँ होता है। साइन इनवर्स एक्स की प्रिंसिपल रेंज होती है -π/2 से π/2 और कॉस इनवर्स एक्स की 0 से पाई। पर क्योंकि अंदर जो इनपुट है एक्स दोनों में ही वो सेम है और वो पॉजिटिव है, और पॉजिटिव वैल्यूज का जो साइन इनवर्स हो या कॉस इनवर्स हो वो किस रेंज, किस क्वाड्रेंट में आता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। मतलब साइन इनवर्स एक्स और कॉस इनवर्स एक्स बोथ वुड बी इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। जो भी आउटपुट आएगा साइन इनवर्स एक्स का और कॉस इनवर्स एक्स का वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही होगा। क्यों? क्योंकि एक्स पॉजिटिव है। अगर एक्स नेगेटिव होता तो साइन इनवर्स आउटपुट देता फोर्थ क्वाड्रेंट में, क्योंकि -π/2 से 0 होता, और कॉस इनवर्स सेकंड क्वाड्रेंट में π/2 से पाई देता है ना। वी हैड डिस्कस दिस व्हेन वी हैड डिस्कस द ग्राफ्स। तो इसका मतलब हमें ये समझ में आ गया कि साइन इनवर्स एक्स और कॉस इनवर्स दोनों ही फर्स्ट क्वाड्रेंट 0 से π/2 के बीच में ही आउटपुट देंगे। अब देखते हैं, ये भी पॉजिटिव है सिंस ना एक्स इज ग्रेटर देन 0, दैट इंप्लाइज साइन इनवर्स एक्स एंड कॉस इनवर्स एक्स आर एन एलिमेंट ऑफ कहां से कहां तक, 0 से लेकर π/2। दिस इज समथिंग दैट वी कैन से फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब 0 से लेकर π/2 को देखो ध्यान से, ये पॉजिटिव क्वांटिटी है, दिस इज अ पॉजिटिव क्वांटिटी। अब कई बार स्टूडेंट्स इस ग्रेटेस्ट इंटीजर को ध्यान नहीं देते और सीधा कह देते हैं साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स पे π/2 होता है। नहीं, यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर है, ध्यान से देखना, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर है। इसका मतलब ये जो क्वांटिटी है फर्स्ट टर्म और जो सेकंड टर्म है दोनों इंटीजर्स हैं। बताओ दो इंटीजर्स हैं और दोनों इंटीजर्स पॉजिटिव हैं। बताओ दोनों इंटीजर्स पॉजिटिव क्यों है? क्योंकि अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर क्वांटिटी पॉजिटिव होगी तो ग्रेटेस्ट इंटीजर भी तो पॉजिटिव ही आएगा, चाहे 0 होगा चाहे सादा। तो आप कह सकते हो कि सिंस x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 and since that implies sin inverse x plus and cos inverse x is an element of 0 से π/2, this implies greatest integer of sin inverse x and greatest integer of cos inverse x भी greater than equal to 0 ही होगा। क्यों? क्योंकि अगर इनपुट 0 या 0 से बड़ा है, 0 या 0 से बड़ा है अंदर वाली वैल्यूज, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर भी तो 0 या 0 से बड़ा ही होगा। अब दो इंटीजर का सम 0 है क्योंकि बीच में प्लस साइन है, दो इंटीजर का सम 0 है, ऐसा कब हो सकता है ना? तो दो इंटीजर्स का सम 0 तभी हो सकता है, वो भी पॉजिटिव इंटीजर्स का। तो सम ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स, ये दो पॉजिटिव इंटीजर्स किसके लिए बोल रहा हूं, ये पहला इंटीजर, ये दूसरा इंटीजर, क्योंकि आउटपुट तो इंटीजर आएगा ना। तो सम ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स इज एन इंटीजर, सॉरी इज 0, सॉरी सम ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स, तो पॉजिटिव भी मैंने गलत लिखा है वैसे, सम ऑफ टू नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। नॉन नेगेटिव क्यों, वापस सुनना है, नॉन नेगेटिव क्यों? क्योंकि ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है ना, मतलब इक्वल टू 0 भी अलाउड है। तो सम ऑफ टू नॉन नेगेटिव इंटीजर्स इज 0, दैट इंप्लाइज बोथ इंटीजर्स आर 0। सोच के बताओ क्यों? अरे सिंपल सी बात है, मुझे मालूम है ये इंटीजर भी 0 या 0 से बड़ा है, ये इंटीजर भी 0 या 0 से बड़ा है, ये पहले वाला आउटपुट भी 0 या 0 से बड़ा है, ये वाला आउटपुट भी 0 या 0 से बड़ा है, और इनका सम 0 है, तो इसका मतलब दोनों ही 0 होने पड़ेंगे। मतलब हम कह सकते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू 0 एंड ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू 0, और जब दोनों साथ में होंगे तभी इनका सम भी क्या होगा, 0, है ना। प्लीज मेक अ नोट ऑफ दिस थॉट प्रोसेस जो हमने किया है। और मैंने आपको बार बार कहा था, द क्वेश्चन दैट वी आर डिस्कसिंग वुड गिव यू एन एक्सपोजर टू द काइंड ऑफ थॉट प्रोसेस जो आपके अंदर होने चाहिए इस तरह के क्वेश्चंस को डील करने के लिए। थ्योरी तो अपनी जगह है ही, सब कुछ थ्योरी से ही आ रहा है, पर आपने रिलेशन एंड फंक्शन में जो ग्रेटेस्ट इंटीजर सीखा था और आपने जो आउटपुट, इनपुट, डोमेन, प्रिंसिपल रेंज के कंसेप्ट सीखे अपनी IETF की थ्योरी में, उनको मर्ज करके क्वेश्चंस कर रहे हैं हम। सो हमने क्या देखा, मैं एम इरेजिंग दिस, हमने देखा कि दो इंटीजर्स का सम, वो इंटीजर्स जो कि इस कंडीशन के कारण पॉजिटिव हैं या 0 या 0 से बड़े हैं, उनका सम 0 तभी होगा। दिस इंप्लाइज दैट द ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ sin x ऑल्सो गिव्स यू 0 एंड दोनों साइमल्टेनियसली 0 होनी चाहिए। इज दैट क्लियर? एंड है बीच में, तो इसको सॉल्व करूंगा, इसको सॉल्व करूंगा, एंड होने के कारण क्या निकालूंगा, इंटरसेक्शन। जब एंड होता है तो इंटरसेक्शन, और जब और होता है तो यूनियन। अभी एंड है, मतलब दोनों को सेटिस्फाई होना जरूरी है। अब बताओ, आपको मालूम है अंदर वाली क्वांटिटी का ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 कब होगा, जब अंदर वाली क्वांटिटी 0 या 1 के बीच में होगी। क्योंकि अगर अंदर वाली क्वांटिटी 0 से लेकर 1 के बीच में होगी तभी तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 होगा। एंड दूसरी वाली क्या देगा, सेम कॉस इनवर्स ऑफ एक्स भी 0 और 1 के बीच में होना चाहिए।
नाउ रेफर टू द ग्राफ ऑफ साइन इनवर्स एक्स एंड कॉस इनवर्स एक्स। आपको मालूम होगा साइन इनवर्स एक्स का जो ग्राफ होता है, आई जस्ट ड्रॉ द बेसिक, है ना, वो मैं आपको बता चुका था, दिस इज द काइंड ऑफ ग्राफ दैट वी हैड, उल्टा फ। जबकि कॉस इनवर्स का ग्राफ ऐसा होता है ना, यू कैन सी द डिटेल्स। नाउ व्हाई एम आई डिस्कसिंग साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ और कॉस इनवर्स एक्स का सिर्फ बेसिक स्ट्रक्चर, क्योंकि आप देख सकते हो साइन इनवर्स एक्स इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन, जबकि कॉस इनवर्स ऑफ एक्स इज अ डिक्रीजिंग फंक्शन। आगे बढ़ने पे नीचे गिर रहा है ना, याद होगा ये लेवल पाई होता था, ये लेवल पाई/2 होता था। तो द डिटेल्स आर नॉट इंपॉर्टेंट बट द शेप्स आर इंपॉर्टेंट। साइन इनवर्स इज अ इंक्रीजिंग फंक्शन, कॉस इनवर्स इज अ डिक्रीजिंग फंक्शन। अब आप क्या करो, आप देखो तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का डिस्कशन कितना हो रहा है। तो आपके जो बेसिक 6 ग्राफ्स थे उन सबके में जाना आप अपने नोट्स में, और जहां जहां आपने इन ग्राफ्स को बनाया वहां पे आइडेंटिफाई करके लिख लो कौन कौन इंक्रीजिंग है, कौन कौन डिक्रीजिंग है। तो साइन इनवर्स इंक्रीजिंग होगा, कॉस इनवर्स डिक्रीजिंग होगा, टैन इनवर्स इंक्रीजिंग होगा, है ना, फिर कॉट इनवर्स, कोसेक इनवर्स और सेक इनवर्स को आप ऑब्जर्व करके खुद लिखना। फ्रॉम हियर, क्योंकि साइन इनवर्स एक इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो जब साइन इनवर्स हटाओगे या साइन को उधर ले आओगे तो दिस वुड बी साइन ऑफ 1 एंड दिस वुड बी साइन ऑफ 0। क्या देखा आपने, क्योंकि इंक्रीजिंग है साइन इनवर्स, क्योंकि इंक्रीजिंग है तो उसके हटाने पे द इनइक्वालिटी रिमेन सेम, द अपर लिमिट गिव द अपर लिमिट, द लोअर लिमिट ऑफ द इनइक्वालिटी गिव द लोअर लिमिट। तो इसका मतलब x इज एन एलिमेंट ऑफ साइन 1। साइन 1 तो मुझे पता नहीं क्योंकि साइन 1 रेडियन है ये, पर साइन ऑफ 0 तो 0 होता है। साइन ऑफ 1 मतलब साइन 1 डिग्री नहीं है, साइन ऑफ 1 रेडियन है। अच्छा, दूसरे को सॉल्व करते हैं। एंड अब आता है यहां पर कॉस इनवर्स कैसा फंक्शन है, डिक्रीजिंग। इसका मतलब जब कॉस इनवर्स दूसरी तरफ जाएगा तो जो लोअर लिमिट है, सॉरी जो अपर लिमिट है, दैट वुड बिकम कॉस ऑफ 1, है ना। कॉस इनवर्स उधर जाएगा तो कॉस 1 बन जाएगा, पर जो कॉस 1 होगा वो मेरी लोअर लिमिट हो जाएगी, और कॉस ऑफ 0 वुड नाउ बिकम माई अपर लिमिट। तो देख सकते हो यहाँ पे इक्वल टू का साइन था तो इक्वल टू साइन यहाँ रखा, यहाँ पे इक्वल टू का साइन नहीं था तो यहाँ पे इक्वल टू का साइन नहीं रखा। फ्रॉम हियर x इज ग्रेटर देन cos 1 एंड लेस देन इक्वल टू, कैन यू टेल मी व्हाट इज cos ऑफ 0? cos ऑफ 0 इज 1। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालेंगे क्योंकि एंड है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसलिए इसको नोट्स में जरूर रखना, अपने हाईलाइट कर लेना, स्टार मार्क कर लेना, सो दैट यू नो कि हाउ टू गो अहेड एंड सॉल्व सच काइंड ऑफ क्वेश्चंस। ठीक है, अभी तो हम इक्वेशंस कर रहे हैं, थोड़ी देर बाद इनइक्वालिटीज भी आएंगी। तो अगर ये डिस्कशन आपको क्लियर होगा तभी उन इनइक्वालिटीज के क्वेश्चंस को भी कर पाओगे। तो आपने लिख लिया होगा। तो फाइनली आई एम अबाउट टू राइट व्हाट इज द लास्ट स्टेप दैट वी हैव गॉट। वी हैव डन ऑल द एनालिसिस, और हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा, यहां से आंसर आया x इज एन एलिमेंट ऑफ 0 से लेकर sin 1 क्लोज ब्रैकेट्स, इंटरसेक्शन यहां से क्या आया cos 1 ओपन ब्रैकेट, है ना, से लेकर कहां तक 1। अब बात है कि इंटरसेक्शन कैसे निकालेंगे। तो इंटरसेक्शन निकालने के लिए, क्योंकि कई बार स्टूडेंट इसके आगे भी नहीं कर पाते, सो इंटरसेक्शन निकालने के लिए हमें ये पता लगाना होगा कि sin 1 बड़ा है और या cos 1 बड़ा है, sin 1 बड़ा है कि cos 1 बड़ा है। तो मैं यहाँ पे बता दूं, यहाँ जो 1 है ना वो 1 रेडियन है, इट्स 1 रेडियन। अगर आपको साइन और कॉस का ग्राफ याद हो तो साइन का ग्राफ होता है यूं, दिस इज 0, दिस इज π/2, और ये π/2 पे अपने मैक्सिमम पे आता है 1 पे। और कॉस का ग्राफ मैं रेड में बना देता हूँ, कॉस ऑफ 0 इज 1 और कॉस ऑफ π/2 इज 0, और ये दोनों आपस में कब मिलते हैं, π/4 पे। ये दोनों आपस में कब मिलते हैं, π/4 रेडियंस पे। अब π/4 को कैलकुलेट करो, दिस इज 3.14 डिवाइड बाय 4। देख सकते हो ये क्वांटिटी 1 से छोटी है, पाई की वैल्यू होती है 3.14, तो 3.14/4 जो भी वैल्यू आएगी, न्यूमरेटर छोटा है डिनोमिनेटर बड़ा है, तो ये क्वांटिटी 1 से छोटी आएगी। इसका मतलब 1 रेडियन कहां लाई करेगा, 1 रेडियन यहां होगा कहीं पे। देखो मैंने एक आइडेंटिफाई कर लिया कि 1 रेडियन कहां होगा, π/4 और π/2 के बीच में, क्योंकि π/2 तो 1 से बड़ा होगा ना, 3.14 डिवाइड बाई 2। सो π/2 जो है वो है 3.14 डिवाइड बाई 2 जो कि 1 से बड़ा है ना, दिस इज 3.14। तो इसका मतलब 1 यहां लाई करेगा, और 1 के करस्पॉन्डिंग बताओ कौन बड़ा है। 1 के करस्पॉन्डिंग आप देख सकते हो साइन ऑफ 1 बड़ा है, ब्लैक में साइन 1 था, ब्लैक में साइन का ग्राफ जा रहा था, और रेड में cos 1 छोटा है। इसका मतलब मैंने आइडेंटिफाई कर लिया कि साइन 1 बड़ा है और cos 1 छोटा है। देखो कितनी एनालिसिस करनी पड़ती है, but these all analysis are very easy if you are thorough with your graphs। तो आपने साइन के ग्राफ और cos के ग्राफ को कंपेयर किया, देखा π/4 पे दोनों एक ही वैल्यू देते हैं, पर जो 1 रेडियन है वो π/4 और π/2 के बीच में, वहां पे साइन की वैल्यू ज्यादा है और cos की वैल्यू कम है। अब हम इंटरसेक्शन निकालते हैं। देखो पहला पार्ट कहां से है, 0 से लेकर sin 1 है। अब आपने देखा sin 1 बड़ा है तो मतलब cos 1 का यहां होगा, और ये कहता है cos 1 से 1, ऑब्वियसली 1 तो बड़ा ही होगा, है ना, क्योंकि साइन की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है। सो ये वाली जो इनइक्वालिटी है, सो दिस वाली जो रेंज है वो है cos 0 से लेकर 1 लाइक दिस, और ये है 0 से लेकर sin 1 लाइक दिस।
वापस बोल रहा हूँ, ये है 0 से लेकर sin 1, 0 से लेकर sin 1 फिल्ड सर्कल, क्यों? क्योंकि बोथ दी एंड्स आर इंक्लूडेड। और दिस इज cos 0 से 1, cos 0 एक्सक्लूडेड, 1 इंक्लूडेड। और हमें इंटरसेक्शन निकालना है। बताओ इंटरसेक्शन क्या होगा? इन दोनों का कॉमन रीजन। कॉमन रीजन क्या है? ये, दिस इज योर कॉमन रीजन। हेंस द फाइनल आंसर वुड बी x इज एन एलिमेंट ऑफ cos ऑफ 1 से लेकर sin ऑफ 1। sin 1 यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी, क्लोज ब्रैकेट। cos ऑफ 1 यहाँ नहीं है, यहाँ है पर, लेकिन इंटरसेक्शन में नहीं आएगा, इसलिए ओपन ब्रैकेट, एंड दैट वुड बी योर आंसर, cos 1 से लेकर sin 1। इज दैट क्लियर? सो मेक अ नोट ऑफ दिस। आई गेस आपको रियलाइजेशन हो चुका होगा कि इस क्वेश्चन को हमने कैसे किया था। इनफैक्ट आई बिलीव कि यहाँ पे आप देखिएगा, ये मैंने डिटेलिंग में थोड़ा सा गलती कर दी होगी। यहाँ पर sin 1 वुड नॉट बी इंक्लूडेड, क्योंकि sin इनवर्स x की वैल्यू 0 से लेकर 1 के बीच में होगी। 1 नॉट इंक्लूडेड था, तो sin 1 ओपन एंडेड आएगा। ये थोड़ा सा मैंने एरर कर दिया, इसको करेक्ट कर लेना। फाइनल आंसर ये आएगा, फाइनल आंसर ये आएगा। थोड़ी सी डिटेलिंग में मैंने कहीं गलती कर दी है, बट आई कैन एनालाइज कि आंसर वुड बी cos 1 से लेकर sin 1, है ना। तो लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। मेक अ नोट ऑफ दिस क्वेश्चन, इट वाज अ वेरी नाइस क्वेश्चन, है ना। वी डिड वन एरर। आप देखिएगा, मैंने बोला था ना sin इनवर्स x का ग्रेटेस्ट इंटरेस्ट 0 के बराबर होगा, तो sin इनवर्स x 0 से लेकर 1 के बीच में होगा। sin ऑफ 0 इज 0, दैट शुड बी इंक्लूडेड, पर 1 इज नॉट इंक्लूडेड, तो sin 1 पे ओपन ब्रैकेट आना चाहिए था। वो मैंने शायद गलत कर दिया है, शायद क्या, पक्का गलत कर दिया। उसको एरर को रेक्टिफाई कर लेना आप लोग। ये होगा आपका फाइनल आंसर। सो लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो स्टूडेंट्स, लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज सॉल्व फॉर x cos इनवर्स ऑफ x plus cos inverse of x square is equal to 0. So now that we have already done 2 questions, you can pause the lecture here and you can try this question yourself. आपको रियलाइजेशन हो चुका होगा कि cos इनवर्स के इनपुट आउटपुट इनको भी कंसिडरेशन में रखना पड़ता है जब हम इक्वेशंस के साथ डील करते हैं। नॉनदलेस आई विल टेक माय डिस्कशन फॉरवर्ड। सो आपको 2 cos इनवर्स हैं, एक cos इनवर्स के अंदर x है और दूसरे cos इनवर्स के अंदर x स्क्वायर है। अब आपको मालूम है cos इनवर्स x के अंदर कुछ भी क्वांटिटी हो, वैसे वो क्वांटिटी -1 से 1 के बीच में होनी चाहिए। इसकी प्रिंसिपल रेंज है 0 से लेकर पाए। मतलब cos इनवर्स का जो आउटपुट है, अगर इनपुट वैलिड है -1 से 1 के बीच में है, तो इसका जो आउटपुट है वो 0 से लेकर पाए के बीच में ही होगा। मतलब cos इनवर्स हैज एन आउटपुट बिटवीन 0 एंड पाए। मतलब ये बात तो पक्की है कि cos इनवर्स का आउटपुट 0 या 0 से बड़ा ही होगा। अब अगर इस स्टेटमेंट को वापस बोल दूं, cos इनवर्स x का जो आउटपुट होगा, cos इनवर्स का जो आउटपुट होगा वो 0 या 0 से बड़ा ही होगा। अब इस स्टेटमेंट को दोबारा देखो, 2 टर्म्स हैं, दोनों में ही cos इनवर्स हैं, दोनों का ही आउटपुट 0 या 0 से बड़ा है, उनका सम 0 है। ये तभी पॉसिबल है जब cos इनवर्स ऑफ x भी 0 होगा एंड cos इनवर्स ऑफ x स्क्वायर भी उसी जगह पे 0 हो जाए। अब बताओ cos इनवर्स ऑफ x 0 कब होगा? जब x वुड बी इक्वल टू हाउ मच? cos ऑफ 0। व्हाट इज cos ऑफ 0? 1। तो एक यहाँ से x की वैल्यू 1 आ गई। एंड cos इनवर्स ऑफ x स्क्वायर 0 कब होगा? जब x स्क्वायर वुड बी इक्वल टू cos ऑफ 0, है ना। cos ऑफ 0 1 होगा। फ्रॉम हियर व्हाट इज x? प्लस माइनस 1, x होगा प्लस माइनस 1। अब क्योंकि एंड है तो हमने इंटरसेक्शन निकाला था। वी हैड सीन इनफैक्ट मच मोर कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन इससे पहले वाला, पर उसके बाद अब ये चीज़ तो आपको समझ में आ गई, दोनों चीज़ों का साइमल्टेनियसली साथ साथ होना जरूरी है। मतलब x या तो 1 होना चाहिए, x 1 होना चाहिए, या एंड x प्लस माइनस 1 में से कोई एक होना चाहिए। इसकी कंडीशन है x का 1 होना, इसका कंडीशन है x का प्लस माइनस 1 होना, पर इंटरसेक्शन में क्या होगा? 1, क्योंकि 1 इज कॉमन टू देम। देयरफॉर द आंसर वुड बी x इक्वल टू 1। दैट वुड बी योर फाइनल आंसर। और x इक्वल टू 1 जो है वो cos इनवर्स x के डेफिनेशन को भी सेटिस्फाई कर रहा है, क्योंकि अगर x 1 है तो cos इनवर्स ऑफ 1 इज डिफाइंड एंड cos इनवर्स ऑफ 1 का स्क्वायर भी ऑल्सो डिफाइंड। तो ये चीज़ जरूर चेक कर लिया करो कि कहीं आपके पास कोई ऐसा आउटकम ना आ जाए जो कि डोमेन को डिफाई कर दे, है ना। तो लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। जो अगला क्वेश्चन है इट्स वेरी मच सिमिलर ऑन द सेम कंसेप्ट जो इससे जस्ट प्रीवियस वाला क्वेश्चन था उसके ऊपर बेस्ड है ना। द रीजन आई एम टेकिंग अ वेरी सिमिलर क्वेश्चन इज बिकॉज आपको इस तरह के क्वेश्चन पे एक्सपोजर एक बार मैं करवा चुका हूं, एक क्वेश्चन करवा चुका हूं। तो इफ यू विश यू कैन पॉज द लेक्चर एंड ट्राई इट योरसेल्फ नाउ, है ना। सो द क्वेश्चन इज सॉल्व फॉर एक्स। यू हैव टू सॉल्व फॉर एक्स and the condition is greatest integer of cot inverse x plus greatest integer of cos inverse x. तो ये cot है, this is cos inverse x is equal to 0. You have to solve for x. आपको x के लिए सॉल्व करके निकालना है और बताना है कि x क्या आएगा। So I'll go ahead. तो आप पहले देखोगे cot inverse x का जो आउटपुट होता है वो 0 से लेकर पाई के बीच में होता है, ओपन एंडेड।
कॉट इनवर्स एक्स की जो प्रिंसिपल रेंज होती है वो 0 से पाई होती है, ओपन एंडेड, और कॉस इनवर्स के एक्स की 0 से पाई, क्लोज एंडेड, है ना, क्लोज ब्रैकेट्स। पर एक बात तो पक्की है, क्या, कि कॉट इनवर्स हो या कॉस इनवर्स हो, आउटकम 0 या 0 से बड़ा ही होगा। इसका मतलब अंदर वाली क्वांटिटी 0 या 0 से बड़ी ही है, और अगर कोई क्वांटिटी 0 या 0 से बड़ी है तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर भी 0 या 0 से बड़ा ही होगा। जैसे मान लो 0.1 है, तो अगर कॉट इनवर्स एक्स 0.1 है तो 0.1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 होगा। और अगर दो पॉजिटिव क्वांटिटीज या दो ऐसी क्वांटिटीज जिनका आउटपुट 0 या 0 से बड़ा, उनका सम 0 है, ये तभी पॉसिबल है जब कॉट इनवर्स ऑफ एक्स पहली क्वांटिटी भी 0 हो एंड कॉस इनवर्स ऑफ एक्स का ग्रेटेस्ट इंटीजर भी 0 हो साइमल्टेनियसली। क्योंकि जब दोनों 0 होंगे तो तभी तो 0 + 0 वुड बी 0। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर की लॉन्च लगाते हैं, बताओ कब किसी क्वांटिटी का ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 होता है? जब वो क्वांटिटी 0 से बड़ी हो या 1 से छोटी हो, 1 नॉट इंक्लूडेड। ये एरर किया था मैंने पिछली बार, को ध्यान से करना, 1 नॉट इंक्लूडेड, क्योंकि 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 होता है। एंड कॉस इनवर्स ऑफ एक्स की मैक्सिमम वैल्यू 1 हो और मिनिमम वैल्यू 0। कॉस इनवर्स एक्स की वैल्यू अगर 0 से लेकर 1 के बीच में होगी, 0 इंक्लूडेड, 1 पे वापस से ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 हो जाता है, तो इनका ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 ही आएगा। ठीक है, आपको मालूम होगा ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स अगर 0 होता है तो एक्स शुड बी लाइंग बिटवीन 0 से लेकर 1। ये आउटपुट मैंने यूज किया है। नाउ आई एम इरेजिंग ऑल दिस, है ना, अब इस चीज़ की जरूरत नहीं है, आई एम इरेजिंग दिस। अब ये दो कंडीशंस निकालते हैं। बताइए कॉट इनवर्स एक्स और कॉस इनवर्स एक्स दोनों के ग्राफ को आप एनालाइज करो, दोनों ही डिक्रीजिंग फंक्शन है। मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे कॉट इनवर्स एक्स एंड कॉस इनवर्स एक्स, दोनों के जो ग्राफ होते तो 0 से पाई के बीच में है, पर दोनों ही डिक्रीजिंग फंक्शन होते हैं, दोनों ही डिक्रीजिंग फंक्शन होते हैं, बोथ आर डिक्रीजिंग फंक्शन, है ना। तो यू कैन सी इन योर नोट्स बोथ ऑफ देम आर अ डिक्रीजिंग फंक्शन। या सो मैंने कॉट इनवर्स एक्स और कॉस इनवर्स एक्स का बस एक रफ डायग्राम बनाया जस्ट टू टेल यू कि बोथ ऑफ देम आर डिक्रीजिंग फंक्शंस। अब डिक्रीजिंग फंक्शन में होगा क्या होगा, याद होगा, जब डिक्रीजिंग फंक्शन हटता है या लगता है तो इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाती है। दिस इंप्लाइज एक्स जो अपर लिमिट है उसका कॉट है ना, कॉट इनवर्स उधर जाके कॉट बन जाएगा, दैट वुड बिकम माय लोअर लिमिट, तो ये बन जाएगा कॉट ऑफ 1, क्योंकि कॉट इनवर्स एक डिक्रीजिंग फंक्शन है। तो अगर कॉट इनवर्स एक्स 1 से छोटा है तो एक्स कॉट 1 से बड़ा होगा। सिमिलरली जो लोअर लिमिट है वो कॉट 0 हो जाएगी, वो अब कॉट बनने पे अपर लिमिट बन जाएगी, तो 0 है उसके करस्पॉन्डिंग अपर लिमिट आ जाएगी कॉट 0। एंड यहाँ पे भी यही चीज होगी, एक्स cos of 1 would be now becoming the lower limit and cos of 0 would now become the upper limit. Is that clear? बताओ cot of 1 क्या होता है? cot of 1 तो हमें मालूम नहीं, पर cot of 1 को 1 ही रहने देते हैं। x is greater than cot 1 and less than, what is cot of 0? cot of 0 is infinity, है ना, tan 0 0 होता है तो उसका रेसिप्रोकल इज इन्फिनिटी। ठीक है, तो मतलब इन्फिनिटी पे भी हमें क्लोज ब्रैकेट लगाना नहीं चाहिए, है ना, इन्फिनिटी पे इंक्लूड नहीं करना चाहिए। तो इवन दो देयर वाज इंक्लूडिंग साइन, क्योंकि कॉट ऑफ 0 इन्फिनिटी, तो हमने ये इक्वल टू साइन हटा दिया। एंड यहाँ पर क्या है, कॉस ऑफ 1 मुझे पता नहीं क्या होगा, एंड लेस देन कॉस ऑफ 0 क्या होगा 1। सो दिस इज व्हाट आई हैव गॉट। इज दैट क्लियर? नाउ आई एम अबाउट टू राइट द टू कंडीशंस। तो यू शुड नोट कि कैसे मैंने इस कंडीशन को पहले सिंप्लीफाई किया, फिर इस कंडीशन को सिंप्लीफाई किया। अब दोनों ही कंडीशन से जो आउटपुट आया है एक्स का, जो एक्स की रेंजेस आई हैं, उनका अब हम इंटरसेक्शन निकालेंगे, और वही मेरे एक्स होंगे जो कि इस कंडीशन को क्या कर रहे होंगे, सेटिस्फाई। एक दो नहीं होंगे, एक पूरी रेंज आएगी। ठीक है ना। सो आई विल जस्ट इरेज दिस, आई गेस यू वुड हैव नोटेड दिस डाउन। डिक्रीजिंग फंक्शन इंक्रीजिंग फंक्शन में कैसे उनके लगने से या हटने से इनइक्वालिटी में रिवर्सल होता है डिक्रीजिंग के केस में, और नहीं होता है इंक्रीजिंग के केस में। ये चीज आपको बहुत क्लियर हो जानी चाहिए। सो पहला आउटपुट आया, एक्स इज एन एलिमेंट ऑफ कॉट 1 से लेकर इन्फिनिटी बोथ एक्सक्लूडिंग, इंटरसेक्शन cos 1 एक्सक्लूडिंग से लेकर 1 इंक्लूडिंग। इज दैट क्लियर? नाउ इस चीज का इंटरसेक्शन निकालने के लिए बहुत जरूरी है कि हमें पता लगाएं कि cot 1 बड़ा कि cos 1 बड़ा। तो आपको मालूम होगा cot 1 जो होता है, cot है ना, तो इट वुड बी cos ऑफ 1, क्योंकि cot होता है cos अपॉन साइन, तो इट वुड बी cos ऑफ 1 अपॉन साइन ऑफ 1। अब ये जो साइन 1 है, ये जो क्वांटिटी होगी ये 0 से लेकर 1 के बीच में होगी कहीं ना कहीं, क्योंकि साइन ऑफ 1 आपको याद होगा ना, साइन ऑफ 1 अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा था, साइन ऑफ 1 π/4 से π/2 के बीच का क्वांटिटी, मतलब होगी तो पॉजिटिव, पर होगी 0 से 1 के बीच में कोई क्वांटिटी, क्योंकि साइन ऑफ अ वैल्यू इफ पॉजिटिव कैन बी मिनिमम 0 एंड कैन बी मैक्सिमम 1। अब आपको ये मालूम है कि किसी भी चीज को, किसी भी फाइनाइट क्वांटिटी को, मान लो 2 ले लो, अगर उस क्वांटिटी को आप किसी ऐसी क्वांटिटी से डिवाइड करो जो कि 0 से 1 के बीच में, सपोज 0.1 ले लेता हूँ,
तो वो और बड़ी हो जाती है, क्योंकि 2 बाई 0.1 इज 20। इसका मतलब क्योंकि cot ऑफ 1 cos ऑफ 1 डिवाइड बाई sin 1 है, और sin 1 0 से लेकर 1 के बीच में होता है, सिंस sin ऑफ 1 इज एन एलिमेंट ऑफ 0 से 1, और यू कैन से सिंस sin ऑफ 1 का जो मैग्नीट्यूड है वो 1 से छोटा है, इसका मतलब जब आप उस cos 1 को sin 1 से डिवाइड करोगे तो cot 1 बड़ा हो जाएगा, cot 1 cos 1 से बड़ा होगा। वापस बोल रहा हूं, पहले लिख देता हूं, cot ऑफ 1 cos ऑफ 1 से बड़ा हो जाएगा। मान लेते हैं cos 1 की वैल्यू 0.5 है, मान लेते हैं cos ऑफ 1 जो है वो 0.5 है, एक हाइपोथेटिकल केस ले लेते हैं, cos 1 0.5 है, और सपोज उस समय sin 1 0.1 आ जाए या 0.2 आ जाए, तो आपको मालूम होगा 0.5 तो 0.5 होता है, पर व्हाट इज 0.5 डिवाइड बाय 0.2, 5/2 विच इज 2.5, मतलब क्वांटिटी बड़ी हो जाती है। तो किसी चीज से डिवाइड करने पे, ऐसा नहीं कि डिवाइड करने पे हमेशा क्वांटिटी कमी हो जाएगी, डिवाइड करने पे वो बढ़ भी सकती है अगर नीचे वाली जो क्वांटिटी है उसका मैग्नीट्यूड 1 से छोटा हो। तो वही है, sin 1 जो है, cos 1 को sin 1 से डिवाइड करो, sin 1 का जो मैग्नीट्यूड है वो 1 से छोटा है, इसका मतलब हमने एनालाइज कर लिया कि cot 1 इज ग्रेटर देन cos 1, हमने एनालाइज कर लिया कि cot 1 इज ग्रेटर देन cos 1। इसकी जरूरत क्यों है? क्योंकि अभी हमें इंटरसेक्शन निकालना है। तो ये कहता है cot 1 से लेकर इन्फिनिटी, यहां से लेकर यहां तक, और ये कहता है cos 1, और हमें पता लग चुका है cos 1 छोटा है, ये कहता है cos 1 से लेकर 1। अब ये कैसे पता चल गया कि 1 cot 1 से बड़ा है? ये भी एनालाइज कर लेते हैं। अब cot ऑफ 1 जो होगा वो, चलो π/4, अब इसको एनालाइज करते हैं। cot 1 और 1 मैंने कैसे बड़ा बना दिया, इसको एनालाइज करते हैं। तो बताओ π/4 बड़ा कि 1 बड़ा, सोच के बताओ, π/4 बड़ा कि 1 बड़ा? सो π/4 होता है 3.14 डिवाइड बाय 4, तो 3.14 डिवाइड बाय 4 वुड बी लेस देन 1। अब cot को याद करो, cot ऑफ 0 क्या होता है? इन्फिनिटी, और cot ऑफ π/2 क्या होता है? 0, मतलब cot एक डिक्रीजिंग फंक्शन है, इसका मतलब cot लगने से साइन में रिवर्सल हो जाएगा, इसका मतलब cot ऑफ 1 इज लेस देन cot ऑफ π/4 जो कि 1 होता है। वापस देख लेना इस चीज को, π/4 1 से छोटा होता है, पाई की वैल्यू 3.14 डालना। cot एक डिक्रीजिंग फंक्शन है, cot इनवर्स नहीं, cot इनवर्स तो डिक्रीजिंग है ही, साथ में cot भी डिक्रीजिंग फंक्शन है, cot जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। इसका मतलब cot लगाने पे cot π/4 बड़ा हो जाएगा और cot 1 छोटा हो जाएगा, मतलब cot 1 इज लेस देन cot π/4, cot π/4 मतलब cot 45 डिग्री विच इज 1। इसका मतलब cot 1 से छोटा है। अब आपको इंटरसेक्शन निकालना था, मतलब इन दोनों के बीच का इंटरसेक्शन क्या है? ये रीजन। तो x इज एन एलिमेंट ऑफ cot ऑफ 1 से लेकर 1 यहाँ पे भी है, 1 यहाँ पे भी, तो क्लोज ब्रैकेट, और cot 1 यहाँ नहीं है इसलिए ओपन ब्रैकेट। आई गेस दिस इज वेरी मच क्लियर टू यू। अ वेरी नाइस क्वेश्चन, डू मेक अ नोट ऑफ दीज क्वेश्चन, जिसमें हमने ग्रेटेस्ट इंटीजर के ऊपर 2 क्वेश्चंस किए हैं। सो नाउ लेट अस मूव टू क्विकली टू 2 more questions and then we'll move to the other category of questions, है ना। but this category we are dealing with equations in ITF। so अगले 2 क्वेश्चंस मैं एक साथ ले लेता हूँ। सॉल्व फॉर x, पहला है, दोनों क्वेश्चंस एक ही तरीके के हैं, 4 sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x इज इक्वल टू 3π/4, एंड सेकंड इक्वेशन है 5, ये सेकंड पार्ट है, मतलब सेकंड क्वेश्चन है 5 tan इनवर्स x प्लस 3 cot इनवर्स ऑफ x is equal to 7π/4। so these are the 2 questions that we need to cover, ठीक है। so पहले वाले क्वेश्चन पे चलते हैं, सॉल्व करना है, सिंपल है। यह 4 sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x is equal to 3π/4, इसको सॉल्व करना है। तो बताओ जो 4 sin इनवर्स x है उसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 3 sin इनवर्स x प्लस sin इनवर्स x, उससे फायदा क्या होगा? sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x π/2 हो जाएगा। पर जैसे ही मैं इसको π/2 लिखूंगा, ध्यान देना, डिटेलिंग पे ध्यान देंगे, जैसे मैं इसको π/2 लिखूंगा साथ में मैं एक छोटी सी चीज और लिख दूंगा, क्या? सिंस x इज एन एलिमेंट ऑफ -1 से 1। बताओ ये लिखना क्यों जरूरी है? क्योंकि हाँ भाई sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x π/2 होता है, अच्छी बात है, पर ये तभी होता है जब x कहाँ से कहाँ तक के बीच में हो, -1 से 1 के बीच में, दोनों डिफाइन तो होनी चाहिए। अब इसके बाद क्या होगा, यहाँ से आएगा 3 sin इनवर्स x इज इक्वल टू, इसकी जरूरत पड़ेगी तो ठीक, नहीं तो हमारे पास साइड लाइन में पड़ा रहेगा। इसका मतलब 3 sin इनवर्स x इज इक्वल टू 3π/4 माइनस π/2। व्हाट डज दिस इंप्लाई? दिस इंप्लाइज 3 sin इनवर्स x इज इक्वल टू, व्हाट इज द एलसीएम? 4, और ये क्या आएगा 2π/4। फ्रॉम हियर यू गेट sin इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू 3 नीचे आएगा π/12। इसका मतलब x इज इक्वल टू व्हाट? sin ऑफ π/12। अब π/12 आपको मालूम होना चाहिए क्या होता है। π/12 15 डिग्री होता है, π/12 15 डिग्री होता है,
और 15 डिग्री, साइन ऑफ 15 डिग्री आपको निकालनी है। साइन 15 डिग्री आप निकाल सकते हो साइन ऑफ 45 माइनस 30 करके, है ना। फॉर्मूला लगा लेना, बट आई डायरेक्टली राइट द आउटकम, इट इज √3 - 1/2√2। ये 15 डिग्री है, तो कैलकुलेट करने ना √3 - 1/2√2। Now let us just quickly complete the second question also, which is again on a very similar lines. इस ऑब्जर्वेशन की जरूरत पड़ी नहीं, पर आप हमेशा करते रहा करो, क्योंकि अगर कहीं एरर होने के चांसेस होंगे, कहीं ऑब्जर्वेशन करने के चांसेस होंगे, और अगर आपने आदत नहीं डाली तो यू वुड सर्टेनली डू अ मिस्टेक when it would be required. So this is 5 tan inverse of x plus 3 cot inverse of x is equal to 7π/4. तो यहाँ आप देख सकते हो, इस 5 tan inverse x को लिख सकते हो 2 tan inverse of x plus 3 tan inverse x, 3 कॉमन आ जाएगा, you will get tan inverse x plus cot inverse x is equal to 7π/4. अगेन आपको मालूम होगा tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x π/2 होता है, और यहाँ पे टेंशन की बात नहीं है, इट इज π/2 फॉर ऑल रियल नंबर्स। tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x इज π/2 फॉर x बिलोंग टू रियल नंबर, तो इसमें तो कोई टेंशन नहीं, कोई कंस्ट्रेंट ही नहीं है। दिस इज इक्वल टू 7π/4, सो 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू 7π/4 माइनस 3π/2 विच वुड कम आउट टू बी 6π/4, π/4 आ जाएगा, है ना, π/4। From here you can see what is tan inverse of x, π/8, क्योंकि 2 नीचे चलाएगा, and from here what is x, tan of π/8, है ना। π/8 क्या होता है, 22.5 डिग्री, π/4 का आधा, tan of 22.5 डिग्री, और वो आप ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के थ्रू निकाले ना, एंड दैट वुड बी √2 - 1। इज दैट क्लियर? सो दैट वाज द डिस्कशन ऑफ सम ऑफ द क्वेश्चन जो कि हमने इक्वेशंस, इक्वालिटीज ऑफ IETF पे लिए हैं। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के ऊपर बेस कुछ इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करते हैं उनको लिए। टुवर्ड्स द एंड दी वर वेरी डायरेक्ट क्वेश्चंस, बट बीच में जो हमने ग्रेटेस्ट इंटीजर वाले क्वेश्चंस लिए, तो आपने देखा कैसे वहाँ पर हमें डोमेन और रेंज को भी कंसिडरेशन में रखना होता है, और फिर वहाँ से हम इन्फ्रेंसेस ड्रॉ करते हैं। जिन क्वेश्चंस में इन्फ्रेंसेस ड्रॉ कर करके आपको निकालना होता है, डिटेलिंग पे ध्यान रखनी होती है, उनको आप हाईलाइट जरूर कर लेना। वो डायरेक्टली फ्रॉम द थ्योरी तो हैं, पर हम उन थ्योरीज को जनरली पढ़ते समय इतना हाईलाइट नहीं कर पाते, पर उनको कैसे ऑब्जर्व करते हैं और कैसे यूटिलाइज करते हैं क्वेश्चन सॉल्विंग में, दैट इज व्हाट इज टू बी लर्नड। सो लेट अस मूव टू द नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन। तो स्टूडेंट्स, लेट अस नाउ मूव टू द नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ क्वेश्चंस, और यहाँ पे हम लोग ऐसे क्वेश्चन के साथ डील करेंगे जिनको आपको सिंप्लीफाई करना होगा टू फाइंड अ पर्टिकुलर वैल्यू, या कोई एक्सप्रेशन दे रखा होगा उसको आपको सिंप्लीफाई करना होगा बाय डूइंग ईदर अ सब्स्टिट्यूशन एंड देन सिंप्लीफाइंग इट। सो लेट अस टेक द फर्स्ट क्वेश्चन। The first question says simplify and find the value of, find the value of, किसकी वैल्यू निकालनी है आपको, cos of half of cos inverse of 3/5। So cos of half of cos inverse of 3/5 की आपको वैल्यू निकालनी है। We have already taken very similar type of questions in our theory, और जहाँ पे मैंने बताया था कि जब भी कुछ इस तरह के एक्सप्रेशन हो कि अंदर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री हो और बाहर ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन हो, कंपोजिट फंक्शन हो, इनको कंपोजिट फंक्शन भी कहते हैं। कंपोजिशन है ना इनवर्स और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का। इसी तरह के कंपोजिट फंक्शंस के बारे में हम डिस्कशन थ्रू आउट दिस पोर्शन करेंगे, है ना। तो ऐसे में क्या करा करो, जब भी अंदर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री हो तो जो भी ये एक्सप्रेशन है लेट किया करो, लेट कॉस इनवर्स ऑफ 3/5, ऑब्वियसली कोई ना कोई एंगल ही होगा, तो उसको थीटा ऑब्जर्व कर लो। मान लो कॉस इनवर्स ऑफ हाफ होता, यहाँ 3/5 की जगह हाफ होता, तो कॉस इनवर्स ऑफ हाफ जो है वो 60 डिग्री होता है, ये आपको पता है ना, π/3 होता, वो आप डायरेक्टली लिख लेते हैं और कैलकुलेट करके आंसर निकाल लेते हैं। पर अगर नहीं पता तो आप उसको थीटा मान लो, होगा तो कोई एंगल ही ना। इसका मतलब दिस इंप्लाइज कॉस ऑफ थीटा कितना है, 3/5। तो एक तरीके से ये आपको गिवन है, ये आपको गिवन है। अब क्योंकि आपने कॉस इनवर्स ऑफ 3/5 को थीटा अज्यूम कर लिया, तो इसका मतलब कॉस थीटा 3/5 है, ठीक है। अब आपको इवैल्यूएट क्या करना है, तो तुम्हें इवैल्यूएट करना है कॉस ऑफ हाफ ऑफ, इस चीज को आपने थीटा मान लिया, तो मतलब एक तरीके से आपको कॉस ऑफ थीटा/2 निकालना है। सो अब क्वेश्चन बहुत सिंपल सा हो गया है कि जैसे आपने सब्स्टिट्यूशन किया, कॉस इनवर्स ऑफ 3/5 को आपने थीटा मान लिया। नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज कि आपको कॉस ऑफ थीटा/2 निकालना है वंस यू हैव डन दिस सब्स्टिट्यूशन हियर। अब बताओ कॉस थीटा पता है और कॉस थीटा/2 कैसे निकलेगा, सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी यूज करते हैं। तो आपको हाफ एंगल फॉर्मूला पता है, cos थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा/2 माइनस 1। दिस इज दैट रिलेशन दैट रिलेट्स अ थीटा विद हाफ एंगल। हाफ एंगल फॉर्मूला बोलते थे, cos थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। cos थीटा की वैल्यू 3/5 है, cos स्क्वायर थीटा/2 निकालना है -1। फ्रॉम हियर यू विल गेट व्हाट, 2 cos स्क्वायर
थीटा बाई टू इज इक्वल टू, ये 1 उधर ट्रांसफर हो जाएगा, यू विल गेट 1 प्लस 3/5. दिस इज 2 cos square थीटा बाई टू इज इक्वल टू 8/5, है ना. 5 प्लस 3 वुड बी 8. फ्रॉम हियर व्हाट इज cos square थीटा बाई टू? It is 4/5, and from here what is cos theta by 2 plus minus 4 का अंडर रूट 2 बाय रूट 5. अब आपको ये चुनना है, ये पता लगाना है, ध्यान सुनना, ये पता लगाना है कि प्लस लेना है कि माइनस लेना है, क्योंकि आपका आंसर आ गया है. आपको cos थीटा बाई 2 निकालना था, आपके पास दो आंसर आ गए, प्लस 2/5 एंड सॉरी प्लस 2 बाय रूट 5 है. ये अंडर रूट किया ना आपने, प्लस माइनस 2 बाय रूट 5. आपका दो आंसर है, पर इनमें से देखना एक आंसर हमें ओमिट करना होगा, क्योंकि जब मैं थ्योरी पढ़ा रहा था तो मैंने आपको बोला था इट्स अ 4 स्टेप प्रोसेस. जब भी आप सब्स्टिट्यूशन करते हो तो आपको एक ऑब्जर्वेशन करना होगा. बताओ ऑब्जर्वेशन क्या है? क्योंकि कॉस इनवर्स है, मतलब थीटा की वैल्यू 0 से लेकर π/2 के बीच में होगी. बताओ ये कैसे ऑब्जर्वेशन हो गया? कॉस इनवर्स जो है वो उसका प्रिंसिपल होता है 0 से π, पर क्योंकि ये पॉजिटिव क्वांटिटी है तो पॉजिटिव क्वांटिटी का कॉस इनवर्स जो एंगल होगा वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, और यहाँ पे थीटा बाई 2 है तो दिस इंप्लाइज थीटा बाई 2 जो होगा, अगर थीटा 0 से π/2 के बीच में तो थीटा बाई 2 0 का आधा 2 और π/4 के बीच में होगा, जो कि फर्स्ट क्वाड्रेंट है. और फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर कॉस क्या होता है? कॉस थीटा बाई 2 इज पॉजिटिव. हेंस द आंसर वुड बी, व्हाट इज द आंसर? कि द आंसर इज, कि मेरा आंसर होगा प्लस ऑफ 2 बाय रूट 5. सो दिस इज योर आंसर, दिस इज योर आंसर कि कॉस ऑफ हाफ ऑफ कॉस इनवर्स ऑफ 3/5 का आंसर 2 बाय रूट 5 है. तो आपको ऑब्जर्व कर लेना चाहिए कि कैसे मैंने इस क्वेश्चन को किया. एंड लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच इज ऑन अ मच मोर सिंपलर लाइंस. ये तो तब भी थोड़ा सा ट्रिकी था, ट्रिकी इन द सेंस कि अगर आपने इस तरह के क्वेश्चंस पहले नहीं दे रखे तो आपको रियलाइजेशन हो गया कि किस तरह आप किसी पर्टिकुलर चीज को थीटा अज्यूम करके चीजों को सिंप्लीफाई कर सकते हो, है ना. ये मेथोडोलॉजी आप हमेशा वहां लगाते हो जब आपके पास कोई ऐसा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू हो जो आपको नहीं मालूम. जैसे कॉस इनवर्स ऑफ 3/5 था, वो क्या एंगल होगा आपको पता नहीं, क्योंकि इट्स नॉट अमंग द स्टैंडर्ड एंगल्स. कोई ना कोई तो एंगल हो गई. अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन ऑफ π/4 प्लस साइन इनवर्स ऑफ हाफ. नाउ दिस इज अ वेरी सिंपली रिलेटिवली वेरी इजी क्वेश्चन, डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड. दिस इज साइन, दिस इज π/4. अब साइन इनवर्स ऑफ हाफ वैल्यू साइन कब होती है? साइन ऑफ व्हाट एंगल इज हाफ? वो एंगल हमें डायरेक्टली पता है, इट इज 30 डिग्री विच इज π/6, है ना, क्योंकि हम मालूम है 30 डिग्री जो है उसका साइन हाफ होता है. Now you will simplify this. What is the sine of π/45? This is 45 plus 30 degree. This is sine of 75 degree, which can easily be found out. या तो यहीं पे लगा देते sin of a plus b. क्या होगा? sin of a cos of b plus cos of a sin of b. इसको सिंप्लीफाई करोगे, sin of π/4 would be 1/√2, cos of π/6 30 degree would be √3/2 plus what is this 1/√2 cos of π/4 and what is this 1/2 30 डिग्री. तो सॉल्व करने पे क्या आएगा? √3 plus 1/2 and that would be your answer. स्ट्रेट फॉरवर्ड था. लेट अस टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन. जो अगला क्वेश्चन है उसमें वापस एक ऐसा एंगल होगा जिसके बारे में आप इतनी इजीली नहीं बता पाओगे. यहाँ पे साइन इनवर्स ऑफ हाफ था इसलिए आपने बड़ी तेजी से बता दिया. पिछली बार कॉस इनवर्स ऑफ 3/5 था तो आपने थीटा जूम किया था. तो उसी लाइंस पे अगला क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन ऑफ 3 साइन इनवर्स ऑफ 1/3. दिस इज साइन इनवर्स. तो हमारे पास ऐसा एंगल हमें ढूंढना है जिसका साइन 1/3 होता होगा, जो कि हमें आता नहीं है. तो हम क्या करेंगे? लेट साइन इनवर्स ऑफ 1/3 इज इक्वल टू थीटा. व्हाट डज दिस इंप्लाई? साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू 1/3. अब आपको मालूम है एक ऑब्जर्वेशन करने की जरूरत है, क्योंकि जब भी आप सब्स्टिट्यूशन करते हो साथ में एक ऑब्जर्वेशन करने की बहुत जरूरत होती है कि साइन इनवर्स की प्रिंसिपल रेंज क्या है? -π/2 से π/2. पर क्योंकि वैल्यू पॉजिटिव है तो पॉजिटिव वैल्यूज का साइन इनवर्स किस क्वाड्रेंट में आता है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में. मतलब थीटा इज एन एलिमेंट ऑफ 0 से लेकर π/2. मैंने इनफैक्ट यहाँ पे इक्वल टू का साइन भी नहीं लगाया, क्योंकि मुझे मालूम है साइन π/2 तो 1 होता है, जो कि ये है नहीं, और साइन ऑफ 0 0 होता है, वो जो कि है नहीं. 0 और 1 के बीच की वैल्यू है, इसलिए 0 और π/2 के बीच की वैल्यू है. ये ऑब्जर्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए हाईलाइट करके लिख लेना. चलो, तो अब क्या हो गया? एक तरीके से मेरे गिवन है. क्या गिवन है? जैसे मैंने ऑब्जर्वेशन किया तो मुझे गिवन है साइन थीटा 1/3 है. फाइंड क्या करना है? यहाँ थीटा डाल दो. साइन ऑफ 3 थीटा वैल्यूएट करना है. साइन ऑफ 3 थीटा डाल देना इसको. तो साइन ऑफ 3 थीटा निकालना है. बताओ साइन 3 थीटा का फॉर्मूला क्या है? इट इज 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, मल्टीपल एंगल फॉर्मूला. साइन थीटा की वैल्यू हमें मालूम है, लेट अस प्लग इन हियर. 1/3 माइनस 4 1/3 का क्यूब, ये कितना आएगा? 1 माइनस 3/3 कैंसिल हो जाएगा, 4/27. तो 3 का क्यूब वुड बी 27. मल्टीप्लाई करोगे, सॉल्व करोगे, आंसर क्या आएगा? 27 माइनस 4 है ना, वुड बी कितना? 23/27.
दिस इज द काइंड ऑफ आंसर दैट यू विल गेट 23/27. फेयरली सिंपल. अभी क्या हो रहा था, अभी जो हमने क्वेश्चंस लिए उनमें बाहर क्या था, कंपोजिट फंक्शन था, कंपोजिशन था, बाहर था ट्रिग्नोमेट्री, अंदर था इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, है ना. बाहर था एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और अंदर था इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन. ऐसे में कैसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है वो आपने सीख लिया. अंदर वाले इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक वाले फंक्शन को कोई एंगल थीटा मानते हुए ऑब्जर्वेशंस करते हुए आप सिंप्लीफाई करोगे. नाउ लेट अस मूव टू द सेकंड कंपोजिशन विच इज पॉसिबल, जिसमें बाहर होगी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री और अंदर क्या होगी, ट्रिग्नोमेट्री. तो ऐसे में आपको याद होगा हमने एक प्रॉपर्टी नंबर 3 पढ़ी थी. प्रॉपर्टी नंबर 3 वाला लेक्चर जो था, जो कि लेक्चर 3 था, उसके अंदर हमने साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स, कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स, साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स, कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स, टैन इनवर्स ऑफ टैन एक्स, इस तरह के ग्राफ्स पूरे के पूरे देखे थे. तो अगले 3 क्वेश्चंस के लिए आप उन ग्राफ्स को अपने सामने रख लेना, इन तीनों ग्राफ्स को अपने सामने रख लेना. आई विल ऑल्सो बी डिपिक्टिंग देम स्लोली एंड स्लोली. तो द क्वेश्चन इज यू हैव टू फाइंड वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स ऑफ साइन ऑफ 3. तो आप देख सकते हो बाहर जो है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, अंदर एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, और साइन ऑफ 3 कोई ना कोई तो वैल्यू आएगी, हमें नहीं मालूम. पर ये 3 नहीं होगा. क्यों 3 क्यों नहीं होगा? क्योंकि 3 जो है वो साइन इनवर्स की प्रिंसिपल रेंज में नहीं. क्योंकि साइन इनवर्स की प्रिंसिपल रेंज क्या है आपको मालूम है? साइन इनवर्स की जो प्रिंसिपल रेंज है वो होती है -π/2 से π/2, और आप इवेलुएट करना चाहो तो π/2 होता है 3.14/2 विच इज 1.5 समथिंग. तो ये साइन ऑफ 3 जो है, 3 जो एंगल है वो साइन इनवर्स की प्रिंसिपल रेंज से बाहर है. तो ऐसे में आप लोग जाएं और रेफर करें, अपने सामने रखें y = साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स के ग्राफ को अपने सामने रखें. साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स के ग्राफ को अपने सामने रखें. आई विल ऑल्सो बी डिस्प्लेइंग इट ऑन द स्क्रीन. तो साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स के ग्राफ में आप ऑब्जर्व करो कि 3 कहाँ लाई करता है, 3. सो यू कैन सी आई हैव हाइलाइटेड 3 लाइज एट अ प्लेस ऑन द ग्राफ वेयर द आउटपुट इज π-x. ध्यान से देखिए, ये जो आउटपुट है वो क्या है, π-x, क्योंकि 3 की जो वैल्यू है वो पाई से हल्की सी छोटी है ना, पर π/2 से तो बड़ी है. तो वहां पे जो फंक्शन है, वहां जो लाइन आप देख रहे हो उसकी इक्वेशन है π-x. Therefore, this would be coming out to be π-x. x का क्या है 3, hence the answer is π-3. तो अगले 2 क्वेश्चन भी जो करने वाला हूं उनके लिए वो जो ग्राफ्स हैं वो अपने सामने रखिएगा, और उन्हीं को रेफर करके आप बड़ी तेजी से आंसर्स बता दोगे अगर वो ग्राफ्स आपके सामने हैं. और जब भी इस तरह के कंपोजिशंस आए जहां बाहर ITF और अंदर ट्रिग्नोमेट्री हो, तो आपको उन्हीं ग्राफ्स को रेफर करना है. तो लेट अस टेक द नेक्स्ट वन. याद होगा अपने थ्योरीज में हम लोगों ने साइन इनवर्स ऑफ साइन 5, साइन इनवर्स ऑफ साइन 10, ये सब इसी तरीके से निकाले थे. फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स ऑफ साइन 7. अब देखें ग्राफ में, वापस से सेम ग्राफ को रेफर करें, और देखें 7 कहां लाई करता है. यू कैन वेरी वेल सी दैट 7 लाइज इन अ इंटरवल जहां पे जो फंक्शन है साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स का जो ग्राफ है दैट इज x-2π. देख रहे हैं आप, x-2π इज द इक्वेशन ऑफ द लाइन. तो x-2π के अनुसार यहां पे x क्या है 7, तो आंसर वुड बी 7-2π. स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है अगर आपको ग्राफ पता हो, है ना. तो आई विल जस्ट टेल यू कि चलो आई विल जस्ट डू इट माई सेल्फ. मान लो अगर मुझे ग्राफ फटाफट बनाना है तो मुझे साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स का जो ग्राफ है उसका नेचर याद होना चाहिए. याद होगा आपको, मैंने एक बार बताया था कि आपको नेचर ऐसा याद होना चाहिए, इस तरह का स्पीड ब्रेकर है ना. और प्रिंसिपल रेंज है π/2 से लेकर ये -π/2 से π/2. अगला कहाँ तक होगा 3π/2. अगला कहाँ तक होगा 5π/2. अब अपना 7 कहाँ था 7. 5π/2 की वैल्यू क्या होगी 5 × 3.14 डिवाइड बाई 2 विच इज 15 पॉइंट समथिंग डिवाइड बाई 2 विच इज बी 7.5 समथिंग. मतलब ये 7 से बड़ा है, तो मतलब 7 वुड बी लाइंग समवेयर हियर. मतलब ये वाली लाइन थी जो हमें ढूंढनी थी. अब आपको ये मालूम है ये वाली लाइन हमारी स्टैंडर्ड लाइन होती है y = x, और ये लाइन इससे 2π आगे है. तो 2π आगे जाने के लिए हम क्या करते हैं, x में माइनस करते हैं. तो दिस इज x-2π. तो यहाँ मेरा 7 था और 7 के करस्पॉन्डिंग जो ग्राफ था वो था x-2π, इसलिए x की जगह 7 डाला, इनपुट 7 था तो 7-2π आ गया. तो इस तरह से आपको ग्राफ याद होने चाहिए, या एट अ कॉल यू विल बी एबल टू रेप्लिकेट द ग्राफ वेरी इजीली. ये सारे के सारे साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स, कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स, टैन इनवर्स ऑफ टैन एक्स के ग्राफ्स आपको इमीडिएटली, इवन दो इफ यू डू नॉट रिमेंबर देयर एग्जैक्ट डिटेल्स नहीं याद हो पर लेकिन आपको एक स्ट्रक्चर याद होगा तो आप बहुत तेजी से उन ग्राफ्स को रिक्रिएट कर सकते हो. द लास्ट ऑन द सिमिलर लाइंस वुड बी टैन इनवर्स ऑफ टैन 7. तो अगेन मैं आपको फटाफट ग्राफ बना देता हूं और वहां से इसकी वैल्यू निकाल दूंगा. तो आपको याद होगा टैन इनवर्स ऑफ टैन एक्स का ग्राफ बना रहा हूं. कैसा था इसका ग्राफ, इट वाज समथिंग लाइक दिस, है ना. दिस वाज π/2, दिस इज -π/2
दिस इज पाई बाय 2 एंड दिस इज माइनस पाई बाय 2। एक ग्राफ को अच्छी तरह बनाया और इसका इक्वेशन थी y इक्वल टू एक्स। पर यहाँ पे 7 है, ये किसका ग्राफ है? tan इनवर्स ऑफ tan x का ग्राफ है और मुझे x यहाँ क्या है? 7 तक जाना है। अभी तो पाई बाय 2 है, अगला कहाँ से कहाँ तक होगा? पाई बाय 2 से 3 पाई बाय 2। अगला क्या होगा? 3 पाई बाय 2 से लेकर 5 पाई बाय 2। तो अभी जो डिस्कशन किया था हमने, दिस इज 3 पाई बाय 2। अब मैं रेड से डिफाइन करता हूँ 7 का है। 3 पाई बाय 2 क्या होगा? 3 इंटू 3.14 9 पॉइंट समथिंग डिवाइड बाई 2 वुड बी 4.5 समथिंग। 5 इंटू 3.14 पाई है ना, 15 पॉइंट समथिंग डिवाइड बाई 2 वुड बी 7.5 समथिंग। मतलब 7 वुड बी लाइंग इन दिस इंटरवल। यहाँ पे 7 लाई कर रहा होगा कहीं पे, मान लेते हैं। वैसे तो ये क्या होगा? ये दिस इज 0, दिस इज पाई, दिस इज 2 पाई। तो हाँ 7 यहाँ होगा और 7 के करस्पॉन्डिंग ये लाइन होगी। दिस इज द एक्सप्रेशन, दिस इज द इक्वेशन दैट विल बी फॉलोइंग। अब ये लाइन क्या होगी? ये y इक्वल टू एक्स है। बताओ व्हाट इज पीरियड? पीरियड क्या होता है इस ग्राफ का? पाई। हर लाइन पाई आगे है तो ये क्या होगी? y इक्वल टू, किसी लाइन को आगे शिफ्ट करना है तो कितना माइनस करना होता है? x माइनस पाई। और इसको एक और आगे ट्रांसफर करना तो x माइनस 2 पाई। पाई माइनस किया तो राइट में शिफ्ट हुए, पाई एक और माइनस किया तो राइट में शिफ्ट हुए। तो बताओ 7 के करस्पॉन्डिंग व्हाट इज द एक्सप्रेशन दैट विल यूज? x माइनस 7 पाई। व्हाट इज x हियर? 7 है, therefore the answer again would be 7 minus 2 pi as was the case earlier। तो आपको रियलाइजेशन हो चुका होगा कि इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए कैसे यू शुड बी रेडी, है ना। यू शुड बी रेडी विद द ग्राफ्स, यू शुड बी अवेयर ऑफ द ग्राफ्स। अगर डिटेलिंग याद ना हो पर थोड़ी बहुत डिटेलिंग आपको याद हो तो यू कैन रिक्रिएट द होल ग्राफ इफ नेसेसरी। सो लेट अस मूव टू 2 मोर क्वेश्चन जहां पर यू वुड हैव टू रिड्यूस अ गिवन एक्सप्रेशन। एक आपको मैं ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन दूंगा, उसे आपको रिड्यूस करना होगा इन द सिंपलेस्ट फॉर्म, है ना। तो हेडिंग डालिएगा रिड्यूस टू सिंपलेस्ट फॉर्म। आपको सिंपलेस्ट फॉर्म में रिड्यूस करना होगा। पहला क्वेश्चन है साइन इनवर्स ऑफ साइन ऑफ एक्स प्लस कॉस ऑफ एक्स बाय रूट 2। इसे आपको सिंप्लीफाई करना है और आपको गिवन है दैट एक्स इज लाइंग बिटवीन माइनस पाई बाय 4 से लेकर पाई बाय 4। एक्स की जो वैल्यू है वो माइनस पाई बाय 4 से पाई बाय 4 के बीच में। अब 2-3 चीज़ों का ध्यान रखना। अगर इस तरह से वो रेंज एक्स की डिफाइन कर दे तो आपको बहुत ध्यान से डिटेलिंग पे ध्यान देते हुए सॉल्व करना होगा। पर अगर मान लो वो एक्स की रेंज के बारे में डिस्कशन ना करे तो आप फिर बाय डिफॉल्ट जिस तरह प्रिंसिपल रेंज मानते हुए सॉल्व करना। मतलब मान लीजिए ये एक्स है ना, एंगल है यहाँ पर, तो अभी तो इन्होंने मेंशन कर दिया कि एक्स माइनस पाई बाय 4 से पाई बाय 4 है, तो उस रेंज के लिए आप सोचोगे। मान लो ये एडिशनल कंडीशन नहीं होती तो फिर आप बाय डिफॉल्ट लिख लेना, बाय डिफॉल्ट वी कंसीडर दैट एक्स वुड बी इन द प्रिंसिपल रेंज। तो वहां पर फिर आपको डिटेलिंग में जाने की जरूरत नहीं होगी। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। बाहर है साइन इनवर्स, आपको मालूम है अगर बाहर है साइन इनवर्स और अंदर एक फंक्शन है, उसे सिंप्लीफाई करके हम कुछ ऐसा लाने की कोशिश करेंगे कि क्योंकि बाहर साइन इनवर्स है तो अंदर साइन ऑफ समथिंग आ जाए। क्योंकि अगर अंदर साइन ऑफ समथिंग आ गया तो यहाँ पे प्रॉपर्टी लग जाएगी साइन इनवर्स ऑफ साइन वाली, है ना। प्रॉपर्टी लग जाएगी साइन इनवर्स ऑफ साइन वाली, प्रॉपर्टी नंबर 3 लग जाएगी। तो नॉनदलेस जरा इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। तो आप में से कई लोग देख चुके होंगे, इसको 1/√2 लिख सकते हैं, या इसको लिख सकते हैं साइन एक्स इंटू 1/√2 प्लस 1/√2 इंटू कॉस एक्स। दिस इज हाउ आई कैन इमेजिन दिस इनसाइड स्टोरी। दिस इज साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स। 1/√2 को क्या इमेजिन कर सकता हूँ? कॉस पाई बाय 4 कॉस 45 डिग्री। और इस 1/√2 को क्या इमेजिन कर सकता हूँ? साइन पाई बाय 4 साइन 45 डिग्री कॉस एक्स। इस तरह लिखने से किस फॉर्मूले की याद आ रही है? साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, सॉरी साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। यस, so from here this would be what? Sin inverse of sin of x plus pi by 4. Is that clear? अब देखो sin inverse of sin of x plus pi by 4 आ गया। अब यहां पर प्रॉपर्टी नंबर 3 लगाएंगे, पर प्रॉपर्टी नंबर 3 हमेशा साइन इनवर्स और साइन कटते नहीं है और सीधा डायरेक्टली आंसर x प्लस पाई बाय 4 नहीं आता। कब आता है? जब ये एंगल कहां हो? प्रिंसिपल रेंज में हो। अब नाउ सिंस दे हैव गिवन एन एडिशनल कंडीशन, तो वहां से मैं इन्फर करने की कोशिश करूंगा कि x प्लस पाई बाय 4 कहां लाई करता है। और जैसे मैंने कहा अगर वो ये कंडीशन नहीं देते तो फिर आप ये मान लेते कि ये प्रिंसिपल रेंज में ही है। तो बताओ आपको x कहां से कहां तक दे रखा है? सिंस लिख लो, सिंस x इज लाइंग बिटवीन माइनस, ये माइनस पाई बाय 4 है। जस्ट लेट मी चेक द क्वेश्चन वंस। यस प्लीज करेक्ट दिस, दिस इज माइनस पाई बाय 4 से पाई बाय 4। तो सिंस x इज लाइंग बिटवीन माइनस पाई बाय 4 से पाई बाय 4, व्हाट डज इंप्लाई? x प्लस पाई बाय 4 कहां से कहां तक लाई करेगा? तो थ्रू आउट पाई बाय 4 ऐड कर दो। माइनस पाई बाय 4 पाई बाय 4 वुड बी 0, पाई बाय 4 प्लस पाई बाय 4 वुड बी पाई बाय 2। मतलब x प्लस पाई बाय 4 इज लाइंग बिटवीन 0 से पाई बाय 2। समझ में आ गया ना? थ्रू आउट मैंने पाई बाय 4 ऐड कर दिया। और 0 से पाई बाय 2 जो है वो साइन इनवर्स की प्रिंसिपल रेंज है, इसलिए ये एज इट इज बाहर आ जाएगा। हेंस द आंसर वुड बी x प्लस पाई बाय 4। अब ये सिंप्लीफिकेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आगे चलकर हम एक चैप्टर जब पढ़ेंगे डिफरेंशियल कैलकुलस,
तो वहां पे डिफरेंशिएशन ऑफ आईटीएफ फंक्शंस होगा, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की डिफरेंशिएशन एक पूरा का पूरा एक टॉपिक ही है। वहां पे आपको इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन करने को बोलेंगे, और अगर आपको इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन करने को बोल देंगे और आप यहाँ पे चेन रूल या प्रोडक्ट रूल या क्वोशंट रूल लगाने की कोशिश करोगे तो बहुत लेंदी खिंच जाएगा। तो वहां पे मंत्रा ये होता है कि आपको जब भी इस तरह के आईटीएफ फंक्शंस होते हैं तो इस तरह से आप पूरा सिंप्लीफिकेशन करते हो। इसका डिफरेंशिएशन मतलब इसका डिफरेंशिएशन, और इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, x का डिफरेंशिएशन 1 और π/4 का 0, हेंस द आंसर वुड बी 1। तो इसलिए सिंप्लीफिकेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। जो अगला क्वेश्चन है उसमें भी आपको रिड्यूस करना है टू द सिंपलेस्ट फॉर्म, और ये क्वेश्चन जो मैं लिख रहा हूँ बोर्ड पे इसको हाईलाइट कर लीजिएगा। इट्स अ वेरी पॉपुलर कैटेगरी ऑफ क्वेश्चंस। आज बोल रहा हूँ इट्स अ वेरी पॉपुलर कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन। क्वेश्चन है आपको सिंप्लीफाई करना है tan इनवर्स ऑफ अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। दिस इज व्हाट यू हैव टू सिंप्लीफाई। अब ये क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर आप पहली बार इस क्वेश्चन को देख रहे हो तो देयर इज अ लॉट ऑफ लर्निंग टू बी गेन्ड। याद है ना, बाहर है tan इनवर्स और अंदर एक एक्सप्रेशन है जहां पे आपको बाहर क्योंकि tan इनवर्स है तो अंदर tan लाना है, tan। अब ट्रिग्नोमेट्री तो अंदर है नहीं तो आपको सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा। वापस बोलो, अंदर ट्रिग्नोमेट्री तो है नहीं तो आपको सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा। अब आपको मालूम होना चाहिए कि 1 प्लस कॉस 2 थीटा और 1 माइनस कॉस 2 थीटा ये दो बहुत ही स्टैंडर्ड आउटकम्स हैं। कहां से आते हैं, मल्टीपल एंगल फॉर्मूले से। कॉस 2 क्या होता है, 2 कॉस स्क्वायर माइनस 1 भी होता है और 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर भी होता है। याद रखना, ये जितने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में लिख रहा हूं, sin 2a, cos 2a, tan 2a, ये अपने नोट्स में लिखते जाना, क्योंकि इफ यू आर नॉट थरो विद योर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज इट्स द राइट टाइम कि आप रिवाइज कर लो उनको। तो बताओ इस लॉजिक से व्हाट वुड 1 प्लस cos 2a, 2 cos स्क्वायर है तो ये बन जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा, एंड सिमिलरली दिस वुड बी 2 sin स्क्वायर थीटा यूजिंग दिस आउटकम, क्योंकि ये इधर ट्रांसफर हो जाएगा और 1 माइनस cos 2 थीटा हो जाएगा। अब मैं इन दो फॉर्मुलेस को याद क्यों दिला रहा हूं, क्योंकि अगर आपको ये दो स्ट्रक्चर्स याद होंगे तो आपको रियलाइजेशन होगा कि अगर ऐसा कुछ मैं ले आऊं अंदर, अंडर रूट के अंदर, तो देख से 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, अगर एक्स स्क्वायर की जगह मैं cos 2 थीटा डाल दूं तो ये 1 प्लस cos 2 थीटा हो जाएगा और 2 cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अच्छा, उससे फायदा क्या होगा, cos स्क्वायर थीटा का अंडर रूट जो है वो cos थीटा लिख दूंगा। इज दैट क्लियर? सिमिलरली 1 माइनस cos 2 थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। इसका मतलब है यू कैन इवन नोट इट डाउन कि कभी भी ऐसे 1 प्लस एक्स स्क्वायर या 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो, लिख लो आप 1 प्लस एक्स स्क्वायर या 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो और वो भी अंडर रूट के अंदर, तो आपने एक ही स्टैंडर्ड प्रोसीजर सॉल्व करना है। क्या करना है, सब्स्टिट्यूट करना है। सब्स्टिट्यूट करेंगे एक्स स्क्वायर को cos 2 थीटा, लिख लो आप, आई एम सब्स्टिट्यूटिंग एक्स स्क्वायर को cos 2 थीटा। अब इसका मतलब व्हाट इज 2 थीटा, इट इज cos इनवर्स ऑफ एक्स स्क्वायर, एंड व्हाट इज थीटा, cos इनवर्स ऑफ, सॉरी हाफ ऑफ cos इनवर्स ऑफ एक्स स्क्वायर। ये ऑब्जर्वेशन मैंने कर लिया, सब्स्टिट्यूशन तो मैं ये करूंगा, ये मैंने ऑब्जर्वेशन कर दिया। वैसे तो इसने आगे कोई डिटेलिंग नहीं लिख रखी तो मैं मान लूंगा कि ये प्रिंसिपल रेंज में ही है, पर तभी मैं आपको बता दूं x अगर रियल नंबर है, एक्स स्क्वायर होगा पॉजिटिव और पॉजिटिव क्वांटिटी का cos इनवर्स फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा तो ये 0 से π/2 है और हाफ से मल्टीप्लाई करते हैं मतलब 0 से π/4 है, मतलब आपको टेंशन नहीं लेनी, थीटा जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट में। और वैसे भी अगर इस तरह के सब्स्टिट्यूशंस कर रहे हो और कोई एडिशनल कंडीशन नहीं दे रखी तो आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में मानते हुए ही सॉल्व कर डालोगे। पर आपने अभी देखा एक्स स्क्वायर पॉजिटिव तो cos इनवर्स फर्स्ट क्वाड्रेंट, उसका आधा तो वो भी फर्स्ट क्वाड्रेंट ही है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। तो वैसे ही आप इस एक्सप्रेशन में एक्स स्क्वायर की जगह यहां में लिख देता हूं, ऐसे मैंने ऑब्जर्वेशन कर दिया, थीटा इज एन एलिमेंट ऑफ 0 से लेकर π/4, θ/2 सॉरी, थीटा जो है वो थीटा जो है 0 से π/2 है तो θ/2 जो है 0 से π/4 है। मतलब जैसे ही मैं सब्स्टिट्यूशन करूंगा ये बन जाएगा 1 प्लस cos 2 थीटा। याद रखना जब भी इस तरह का एक्सप्रेशन हो आप लिख लेना, यही सब्स्टिट्यूशन करना है और बन जाएगा 1 प्लस cos 2 थीटा। फायदा यह है कि सिंप्लीफाई करने पे अभी मैंने फॉर्मूले लिखे थे, ये क्या बन जाएगा अंडर रूट ऑफ 2 cos स्क्वायर थीटा, ये क्या बन जाएगा अंडर रूट ऑफ 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये क्या बन जाएगा अंडर रूट ऑफ 2 cos स्क्वायर थीटा और ये क्या बन जाएगा माइनस अंडर रूट ऑफ 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब रूट टू वुड गेट कैंसिल, ठीक है ना, रूट टू वुड गेट कैंसिल। आई एम जस्ट यहीं पे छोटे में लिख देता हूं, दिस इज tan इनवर्स ऑफ, ध्यान से देखिएगा, दिस इज अंडर रूट ऑफ cos स्क्वायर थीटा विच इज मॉड cos थीटा। मैं बता चुका हूं अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर एक्स नहीं मॉड एक्स होता है, दिस इज मॉड cos थीटा प्लस मॉड साइन थीटा अपॉन मॉड cos थीटा माइनस मॉड साइन थीटा। दिस इज व्हाट द एक्सप्रेशन हैज सिंप्लीफाइड इनटू। But since theta
जो है दैट इज लाइंग फ्रॉम वेयर टू वेयर, मैंने ये थोड़ी सी गलती की है, एक कॉस इनवर्स ऑफ एक्स स्क्वायर है वो 0 से पाई बाय 2 है, तो थीटा जो है 0 से पाई बाय 4 होगा। आई हैड रिटन इट अर्लियर सही। तो क्योंकि थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में इसलिए कॉस भी पॉजिटिव होगा और साइन भी पॉजिटिव होगा, इसलिए मॉडुलस हट जाएंगे। और ये जो ऑब्जर्वेशन हमने किया था उसका फायदा मिल गया हमको, जो हमने ऑब्जर्वेशन किया उसका फायदा मिल गया हमको, तो ये मॉड हट गए। अब आई एम इरेजिंग दिस ऑब्जर्वेशन, सब्स्टिट्यूशन को सामने रहने देता हूँ, आई एम जस्ट इरेजिंग द ऑब्जर्वेशन। याद है ना, थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में था इसलिए मॉडुलस हट गए। सो ऑन सिंप्लीफिकेशन यू हैव गॉट tan इनवर्स ऑफ cos थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन cos थीटा माइनस साइन थीटा। अब आपको ऑब्जेक्टिव याद है हमें क्या करना है, हमें किसी न किसी तरीके से अंदर tan बनाना है, tan, तभी तो tan इनवर्स ऑफ tan आएगा। तो मैं क्या करता हूं कि थ्रू आउट न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मैं डिवाइड करता हूं cos थीटा से। तो न्यूमरेटर की हर एक टर्म को cos थीटा से डिवाइड करूंगा तो cos थीटा बाय cos थीटा वुड बी 1, sin थीटा बाय cos थीटा वुड बी tan थीटा, एंड सिमिलरली नीचे भी करूंगा तो ये 1 माइनस tan थीटा जाएगा। फायदा क्या, मैं इसको इमेजिन कर सकता हूं, इस 1 को लिख सकता हूं tan पाई बाय 4, दिस इज प्लस tan थीटा, दिस इज 1 माइनस tan पाई बाय 4 इंटू tan थीटा। जानबूझ के tan पाई बाय 4 तो 1 होता है ना, तो tan पाई बाय 4 इज 1, तो वही सेम आ जाएगा 1 प्लस tan थीटा, और ये हो जाएगा 1 इंटू tan थीटा 1 माइनस tan थीटा। पर इस तरह लिखने से आपको फॉर्मूला लगते हुए नजर आ रहा होगा, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। बताओ क्या होता है, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। आई एम जस्ट इरेजिंग दिस, पॉज द लेक्चर इफ यू हैव नॉट नोटेड डाउन, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, किस तरह ऑब्जर्वेशन किया है, कैसे सब्स्टिट्यूशन किया है, कैसे सिंप्लीफिकेशन किया है। सो आई एम इरेजिंग दिस, तो हमने इतना सिंप्लीफाई कर लिया और हमारे पे ये आ गया, दिस इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ tan ऑफ थीटा प्लस पाई बाय 4। कौन सी आइडेंटिटी है, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan b इज इक्वल टू tan ऑफ a प्लस b। अब बताओ थीटा के बारे में हमने पता लगाया था ना, थीटा कहां से कहां तक था, थीटा 0 से पाई बाय 4, तो क्योंकि थीटा 0 से पाई बाय 4 है तो थीटा प्लस पाई बाय 4 आप इवैल्यूएट करना, फर्स्ट क्वाड्रेंट 0 से पाई बाय 2 होगा या पाई बाय 4 से पाई बाय 2 होगा, इनफैक्ट फर्स्ट क्वाड्रेंट है मतलब प्रिंसिपल रेंज में, और जब भी प्रिंसिपल रेंज में होता है तो दिस सिंपली कम्स आउट, तो थीटा प्लस पाई बाय 4। बट थीटा क्या है, सो आपको याद होगा हमने ये सब्स्टिट्यूशन किया था, थीटा थोड़ा था ओरिजिनल क्वेश्चन में, ये तो सिंप्लीफिकेशन हुआ। थीटा क्या था ओरिजिनल क्वेश्चन में, ये हमने सब्स्टिट्यूशन किया था, थीटा को लेके आए थे पिक्चर में, फ्रॉम हियर व्हाट इज 2 थीटा इज cos इनवर्स ऑफ x स्क्वायर। सो व्हाट इज थीटा, हाफ cos इनवर्स ऑफ x स्क्वायर, ये यहां लिख देंगे तो आंसर आएगा हाफ cos इनवर्स ऑफ x स्क्वायर प्लस पाई बाय 4। अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू बी नोटेड डाउन, प्लीज मेक ए नोट ऑफ दिस। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था जिसने ये बताया कि कैसे आप इस तरह के क्वेश्चंस में सब्स्टिट्यूशन करके चीज़ों को सिंप्लीफाई कर सकते हो। सो लेट मी टेक वन लास्ट क्वेश्चन विच इज़ अ वेरी सिंपल क्वेश्चन ऑन दिस कंपोजिशन दैट वी हैव डन, ठीक है ना। इसमें अंदर आईटीएफ है, बाहर ट्रिग्नोमेट्री है। यहाँ पे क्या था, बाहर आईटीएफ था और अंदर हमने ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन किया, कंपोजिशन बनाया। सो द लास्ट इज फाइंड द वैल्यू ऑफ, यू हैव टू फाइंड वैल्यू ऑफ कॉस ऑफ हाफ ऑफ cos इनवर्स ऑफ 1/8, cos ऑफ हाफ ऑफ cos इनवर्स ऑफ 1/8, ये वैल्यू निकालनी है आपको। बाहर है ट्रिग्नोमेट्री, अंदर है आईटीएफ, तो पता ही ऐसे क्वेश्चन में अब तो आपको रियलाइजेशन होना चाहिए। लेट क्या, cos इनवर्स ऑफ 1/8 को थीटा मान लेते हैं, दिस इंप्लाइज व्हाट इज cos थीटा 1/8, और आपको दिख ही रहा है कि दिस थीटा इज इन विच क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्यों, क्योंकि वैल्यू पॉजिटिव है। इसका मतलब हमें एक तरह से गिवन है, क्या हमने जो सब्स्टिट्यूशन किया उसके अनुसार cos थीटा 1/8 है। टू फाइंड क्या है, तो मैं फाइंड करना ये, इसमें इस cos इनवर्स ऑफ 1/8 की जगह आप थीटा लिख दो, तो थीटा बाई 2 निकालना है आपने एक तरह से, जैसे हाफ इंटू थीटा, तो एक तरह से आपको cos थीटा बाई 2 निकालना है। cos थीटा पता है, cos थीटा बाई 2 निकालना है, कौन सा एक्सप्रेशन लगाएंगे, हाफ एंगल फॉर्मूला। व्हाट इज cos थीटा, 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1, cos थीटा जो है 1/8 है, दिस इज 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1, ट्रांसफर दिस 1 हियर, दिस वुड बी 1 प्लस 1/8 is equal to 2 cos square theta by 2. This is 9/8 is equal to 2 cos square theta by 2. What is cos square theta by 2? Cos square theta by 2 would be 9/16. इसका मतलब cos theta by 2 की वैल्यू क्या होगी, प्लस माइनस 3/4। बट थीटा कौन से क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो थीटा बाई 2 भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। इसका मतलब व्हाट इज द आंसर, वील ओनली टेक द प्लस, देयरफॉर द आंसर इज 3/4। इज इट क्लियर? सो लेट अस मूव टू दिस लास्ट कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन जो कि मुझे इस लेक्चर में लेना है, एंड दैट आर क्वेश्चंस ऑफ इनइक्वालिटीज, है ना। वील टेक अ कपल ऑफ क्वेश्चन, वील टेक जस्ट 3-4 क्वेश्चंस जहाँ पे हम इनइक्वालिटीज को डिस्कस करेंगे, इनइक्वालिटी जहाँ पे आईटीएफ इन्वॉल्व हो। इज दैट क्लियर? सो लेट अस मूव टू इनइक्वालिटी बेस्ड क्वेश्चंस।
सो स्टूडेंट्स, लेट अस मूव टू इनइक्वालिटी बेस्ड क्वेश्चंस। अब इन इक्वालिटी बेस्ड क्वेश्चंस के लिए आपको जो आपकी बेसिक ग्राफ्स थे, साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टैन इनवर्स, इनको ऑब्जर्व करके बस आप लिख लो अपने साइड में कि कौन कौन सी इंक्रीजिंग है। साइन इनवर्स जैसे इंक्रीजिंग है, कॉस इनवर्स डिक्रीजिंग है, टैन इनवर्स वापस इंक्रीजिंग है, क्योंकि इनकी जरूरत पड़ेगी। अभी हमने देखा था कैसे किसी इंक्रीजिंग फंक्शन के लगने से इनइक्वालिटी रिमेन सेम और डिक्रीजिंग फंक्शन के लगने से या हटाने से द इनइक्वालिटी रिवर्सेस। तो सबसे पहला क्वेश्चन है सॉल्व फॉर एक्स। इस बार इनइक्वालिटी है, ध्यान से देखिए कैसे। वी ऑलरेडी टेकन द कंसेप्चुअली, तो हमने ग्रेटेस्ट इंटीजर के क्वेश्चंस जब हमने किए थे तो हमने इस तरह के क्वेश्चंस को ऑलरेडी, कंसेप्ट्स को ऑलरेडी टारगेट किया हुआ है। तो आपको सॉल्व करके एक्स के लिए सॉल्व करना है। यू कैन सी देयर इज अ आईटीएफ ऑन द लेफ्ट साइड एंड देयर इज अ आईटीएफ ऑन द राइट साइड। तो आपको मालूम है कि साइन इनवर्स एक इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो सिंस साइन इनवर्स इज इंक्रीजिंग फंक्शन, दैट इंप्लाइज जब साइन इनवर्स हटेगा तो इनइक्वालिटी वुड रिमेन सेम। देखो साइन इनवर्स एक्स अगर साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर से छोटा है, ये आउटपुट अगर इस आउटपुट से छोटा है तो इसका इनपुट एक्स भी तो इसके इनपुट एक्स स्क्वायर से छोटा ही होगा, क्योंकि इंक्रीजिंग फंक्शन में तो इनइक्वालिटी रिमेन्स सेम। अब इसको आप पहले सॉल्व कर लो तो यू विल गेट व्हाट, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, इसको उधर ट्रांसफर कर लो, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वुड बी ग्रेटर देन 0, यू विल गेट एक्स इंटू एक्स माइनस 1 वुड बी ग्रेटर देन 0। इसका क्रिटिकल पॉइंट 0 है, इसका क्रिटिकल पॉइंट 1 है। नंबर लाइन पे जाओगे, दिस इज 0 एंड 1, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। तुम्हें क्या चाहिए, ग्रेटर देन 0, मतलब आपके पास आंसर क्या आएगा, ये वाला इंटरवल या ये वाला इंटरवल। सो आपका आंसर आना क्या चाहिए, एक्स इज एन एलिमेंट ऑफ माइनस इन्फिनिटी से 0 यूनियन 1 से लेकर इन्फिनिटी। क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू का साइन नहीं है इसलिए ओपन ब्रैकेट्स। बट ये आंसर आते ही ज़्यादा प्रफुल्लित मत हो जाना, खुश मत हो जाना कि आंसर आ गया है। हमें याद है कि ओरिजिनल क्वेश्चन में साइन इनवर्स है और हमने उन्हें हटाया है, तो इसका मतलब साइन इनवर्स तो डिफाइंड होना चाहिए। बताओ साइन इनवर्स एक्स कब डिफाइंड होगा, जब एक्स -1 से 1 हो। ये इसका डोमेन की जरूरत है, डोमेन की जरूरत है इस एक्सप्रेशन के होने के लिए एक्स -1 से 1 के बीच में होना चाहिए। और अगर एक्स -1 से 1 है तो एक्स स्क्वायर 0 से 1 है, तो ये भी डिफाइंड हो जाएगा। तो इसका मतलब ये जो कंडीशन है, साथ साथ में ये कंडीशन का होना भी जरूरी है। द टर्म्स शुड बी डिफाइंड, एक्स शुड बी इन द डोमेन। सो ये तो हमने सॉल्व करके निकाला इस एक्सप्रेशन को, क्योंकि इसमें साइन इनवर्स हटा दिया था आपने, तो एक सिंपल एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन आया था जिसको सॉल्व करके ये आंसर आया। पर क्योंकि ओरिजिनल क्वेश्चन में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री थी, तो देयर वाज अ कंस्ट्रेंट कि x -1 से 1 के बीच में है, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालेंगे। तो एक कहता है -1 से 1 बोथ इंक्लूडेड, एक कहता है माइनस इन्फिनिटी से 0, 0 यहाँ बीच में होगा ना, 0 एक्सक्लूडेड, एंड 1 एक्सक्लूडिंग से लेकर इन्फिनिटी। अब बताइए ऊपर वाले लेवल और नीचे वाले लेवल में क्या इंक्लूडेड है, क्या कॉमन है। ऑब्वियसली 1 यहां पर है पर यहां नहीं, तो उसको इंक्लूड नहीं कर सकते। दिस इंटरवल दैट यू कैन सी इज कॉमन टू देम, आई एम हाइलाइटेड देम। तो x इज एन एलिमेंट ऑफ -1 से लेकर 0, दैट इज द आंसर दैट विल गेट। अब देखते हैं -1 इंक्लूडेड होगा क्या। यस, -1 यहां है और यहां पे भी है, तो माइनस इंक्लूडेड, इंटरसेक्शन निकाल रहे हैं ना। और 0 यहां है पर यहां नहीं है, इसलिए ओपन ब्रैकेट है। दिस इज द काइंड ऑफ आंसर दैट यू विल गेट। सिंपल है पर कंसेप्चुअल है, सिंपल है बट कंसेप्चुअल है। लेट अस मूव टू अनदर क्वेश्चन ऑन अ वेरी सिमिलर लाइंस। आई विल जस्ट इरेज दिस। समझ में आ गया होगा आपको कैसे हम इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के कंसेप्ट को यूटिलाइज करते हैं। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन मैं साइन इनवर्स का ही ले लेता हूं, सो दैट एक पर्टिकुलर कंसेप्ट साइन इनवर्स का कंप्लीट हो जाए। तो क्वेश्चन से सॉल्व फॉर एक्स, साइन इनवर्स ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन साइन इनवर्स ऑफ 1 - एक्स। तो आपको रियलाइजेशन हो चुका होगा, वेरी सिंपल। साइन इनवर्स को हटाओगे आपके पास ये बन जाएगा, क्योंकि साइन इनवर्स इंक्रीजिंग फंक्शन है तो उसके हटने से भी इनइक्वालिटी वुड रिमेन सेम। From here you can say x 2x, ये हटा देता हूँ, 2x is greater than 1, x is greater than half। ये लिखकर आप खुश हो गए कि आपने सॉल्व कर लिया, यू आर हैप्पी दैट यू हैव कंप्लीटेड द क्वेश्चन। बट साइन इनवर्स हैज टू बी डिफाइंड। तो x कहाँ से कहाँ तक के बीच में होना चाहिए, -1 से 1। अगर x -1 से 1 के बीच में होगा तभी तो ये साइन इनवर्स डिफाइंड होगा। अब बताओ अगर x -1 से 1 है तो क्या 1 - x भी -1 से 1 होगा। हाँ होगा, क्योंकि 1 डालने पे 1 - 1 0 हो जाएगा और -1 डालने पे ये 2 हो जाएगा। नहीं सॉरी, दो चीजें होनी चाहिए, ध्यान से देखना। अगर x हाफ से बड़ा होना चाहिए, बताओ ये कंडीशन किसके लिए है, डोमेन निकाल रहे हैं। लेफ्ट हैंड साइड कब डिफाइंड होगा, जब x -1 से 1 है। बताओ राइट हैंड साइड कब डिफाइंड होगा, जब 1 - x -1 से 1 के बीच में होगा। ध्यान देखना, 1 - x -1 से 1 के बीच में होगा। इनफैक्ट मैं भी जल्दी में इसे गलत करने वाला था। याद रखना, ये तो इनइक्वालिटी को सॉल्व करके आंसर आया, इनइक्वालिटी को सॉल्व करके आंसर आया। उसमें आपने साइन इनवर्स को हटा दिया था, पर दोनों साइन इनवर्स डिफाइंड होनी चाहिए। तो पहला साइन इनवर्स तब डिफाइंड होगा जब x -1 से 1 है, और दूसरा साइन इनवर्स राइट हैंड साइड वाला तब डिफाइंड होगा जब 1 - x -1 से 1 के बीच में। देखते हैं ये इसका x कहां से आएगा, मतलब -x इट वुड लाई बिटवीन -2 एंड, ये -2 हो जाएगा -1 करके, एंड 0, मतलब x वुड लाई बिटवीन 0 से लेकर 2।
ये दोनों टर्म्स डिफाइंड हो तो इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालेंगे पहले। तो बताओ इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या है। ये है 0 से 2, ये है -1 से 1, तो डोमेन आ जाएगा हमारे पास, डोमेन आ जाएगा x इज एन एलिमेंट ऑफ, है ना, बड़े आराम से। तो ये 0 से 2 है, -1 से 1 है, तो फाइनल गेट 0 से लेकर 1, ये तो डोमेन है। पर इस इनइक्वालिटी का सोल्यूशन गिव मी x इज ग्रेटर देन हाफ, तो इन दोनों का भी इंटरसेक्शन निकालते हैं। तो एक कहता है 0 से 1 और एक कहता है हाफ से बड़ा, एक कहता है 0 से 1, 0 से 1 इंक्लूडेड, 0 एंड 1 इंक्लूडेड, और एक कहता है हाफ से बड़ा। बताओ कॉमन पोर्शन क्या है, हाफ से लेकर 1, तो फाइनली आंसर क्या होगा इंटरसेक्शन निकाल के, x इज एन एलिमेंट ऑफ हाफ से लेकर 1, 1 इंक्लूडेड, हाफ एक्सक्लूडेड, 1 इंक्लूडेड और हाफ एक्सक्लूडेड, हाफ से लेकर 1, हाफ एक्सक्लूडेड, 1 इंक्लूडेड। लेट मी नाउ टेक वन मोर लास्ट क्वेश्चन, नहीं तो एक बहुत ही लंबा खिंच जाएगा लेक्चर, है ना, एंड आई गेस यू वुड हैव गॉन थ्रू ईच एंड एवरी क्वेश्चन दैट वी हैव डिस्कस सो फार एंड मेड अ नोट ऑफ इट। अब आप किसी भी रेफरेंस बुक से, किसी भी नोट से अगर आप सिमिलर टाइप्स ऑफ क्वेश्चन उठाओगे, अभी हमारी थ्योरी खत्म नहीं हुई आईटीएफ की, वी हैव जस्ट टेकन क्वेश्चंस ऑन द बेसिक डेफिनेशन ऑफ आईटीएफ एंड द 6 प्रॉपर्टीज दैट वी हैव स्टडीड। देयर आर मोर प्रॉपर्टीज टू कम नाउ वेयर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ आईटीएफ वुड बी डिस्कस्ड, पर ये जो पोर्शन है दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू बी अंडरस्टूड। सो यू हैव कॉट इनवर्स ऑफ x का स्क्वायर -5 कॉट इनवर्स ऑफ x प्लस 6 इज ग्रेटर देन 0। तो आपको इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करना है। यहाँ पे कॉट इनवर्स है, तो आपको ये तो रियलाइजेशन हो ही चुका होगा कि थोड़ी देर कॉट इनवर्स x को t मान लेते हैं। तो पहले t के लिए सॉल्व करके निकालते हैं, फिर t की जगह कॉट इनवर्स x डालेंगे, फिर x को सॉल्व करके निकालेंगे। जैसे आप कॉट इनवर्स x को t मानोगे तो आप देख सकते हो ये दिस वुड कन्वर्ट इनटू अ क्वाड्रेटिक, दिख भी रहा था, दिस इज क्वाड्रेटिक इन कॉट इनवर्स x। फ्रॉम हियर दिस इज t - 3 इंटू t - 2, इट इज वेरी सिंपल, बहुत ही बेसिक सा ट्रिग्नोमेट्रिक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है। बताओ इसका क्रिटिकल पॉइंट क्या है 3, इसका क्रिटिकल पॉइंट क्या है 2, नंबर लाइन पे जाओगे 2 एंड 3, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, वेवीज कर्व मेथड। इज दैट क्लियर? नाउ व्हाट डू यू वांट? यू वांट ग्रेटर देन 0। बताओ कोई चीज ग्रेटर देन 0 कब होगी, -∞ से 2 या 3 से लेकर इन्फिनिटी। तो हमारा जो t है दैट शुड बी ईदर ध्यान देखना, या तो मेरा t 2 से छोटा होना चाहिए, लेस देन 2 होना चाहिए, या फिर क्योंकि यूनियन है ना, या तो ये t इस जोन में होना चाहिए, या तो t इस जोन में होना चाहिए, या फिर t ग्रेटर देन 3 होना चाहिए। इज दैट क्लियर? अगर t मेरा 2 से छोटा वो भी इसको सेटिस्फाई करेगा, और अगर मेरा t 3 से बड़ा है तब भी इसको सेटिस्फाई करेगा, पर t के लिए थोड़ा सॉल्व करना है, मुझे किसके लिए सॉल्व करना है, x के लिए। तो बताओ यहां से क्या आएगा, कॉट इनवर्स ऑफ x इज लेस देन 2, और मतलब यूनियन या इनफैक्ट इसको अभी थोड़ी देर के लिए कॉट इनवर्स x की वैल्यू या तो 2 से छोटी होनी चाहिए, या फिर कॉट इनवर्स x की वैल्यू 3 से बड़ी होनी चाहिए। बताओ कॉट इनवर्स कैसा फंक्शन है, कॉट इनवर्स इज डिक्रीजिंग फंक्शन, मतलब अगर कॉट लगाओगे इसका मतलब x इज ग्रेटर देन कॉट 2, और यहां से क्या है x इज लेस देन कॉट 3। देखो कॉट लगाती साइन में रिवर्सल आ गया, ये कहता है x कॉट 2 से बड़ा होना चाहिए, और ये कहता है x कॉट 3 से बड़ा होना चाहिए, मतलब x कॉट 2 से लेकर कॉट 3 के बीच में होना चाहिए, बीच में। इज दैट क्लियर? क्योंकि इससे ज्यादा बहुत दूर चले होगे तो कॉट 3 से आगे नहीं बढ़ सकते, और कॉट 3 से छोटे होकर कॉट 2 से नीचे नहीं जा सकते। तो देखो द आंसर वुड बी कॉट 2 से लेकर कॉट 3, और ओपन ब्रैकेट होगा क्योंकि इक्वल टू का साइन नहीं है यहाँ पर। तो द फाइनल आंसर वुड बी x इज एन एलिमेंट ऑफ कॉट 2 से लेकर कॉट 3। सो आई जस्ट समराइज, ये सारे जो इनइक्वालिटी बेस्ड क्वेश्चंस हैं इनमें आपको आपके जो बेसिक फंक्शंस हैं, साइन इनवर्स इंक्रीजिंग होता है, कॉस इनवर्स डिक्रीजिंग होता है, टैन इनवर्स इंक्रीजिंग होता है, सेक इनवर्स कोसेक इनवर्स और कॉट इनवर्स डिक्रीजिंग होता है, सेक इनवर्स और कोसेक इनवर्स की इतनी जरूरत पड़ती नहीं, बाकी आप देख सकते हो कोसेक इनवर्स इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन एंड सेक इनवर्स इज अ डिक्रीजिंग फंक्शन। So in this lecture we have discussed around 20 to 25 questions and they will have given you a decent idea about the kind of questions जो कि अभी तक covered theory पे आती है। In the subsequent lectures we will be taking our discussion of inverse trigonometry forward, जहाँ पे हमारा last portion जो रह गया है, जहाँ पे हमारे पास multiple inverse trigonometric expressions को कैसे हम add कर सकते हैं या subtract कर सकते हैं, उनको discuss करेंगे। So I'll be ending my discussion of this lecture here itself.